ज्यादातर बच्चों की इसी में दिक्कत होती है। Am I right? यही होता है ना बायो वाले बच्चों, और मैथ्स ग्रुप में जो बच्चे होते हैं उनकी जो ज्यादातर दिक्कत होती है वो मैथ्स में होती है ना, उनका मैथ बहुत स्ट्रांग पूछा जाता है। तो पिछली क्लास सभी लोग थे, कौन एब्सेंट था? तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है रेड कलर, आमतौर पे मैं पॉजिटिव चार्ज को रेड कलर देता हूँ, हालांकि ना प्रोटॉन का ना न्यूट्रॉन का कोई कलर नहीं जानता है, बस ये एक इंडिकेशन है। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन सबको पता है कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं, फिर भी एक साथ बंधे हुए हैं, तो उनको बांधे रखने वाला फोर्स कौन सा है? अच्छा, उनको भगाने वाला फोर्स कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, वही तो रिपेल करता है। तो क्या उससे स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तभी वो साथ में आ सकते हैं? तो उससे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स 100 गुना कम से कम स्ट्रॉन्ग होता है, जो प्रोटॉन प्रोटॉन को आपस में पास ला देता है। यानी अगर कोई कह दे कि न्यूक्लियर को बांधे रखने वाला फोर्स कौन है, तो बस एक ही जवाब है, न्यूक्लियर फोर्स। उसके आगे कोई बात ही नहीं है, बस उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज मतलब कि जब उस दायरे में आएगा तो अपने आप वो फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। वो दायरा कितना है? 1 × 10⁻⁻15 से 4 उस दायरे में पार्टिकल आएंगे तो अपने आप वो फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और फिर वो चीजें क्लब हो जाएंगी। तो ऐसे हमारा न्यूक्लियस बनता है। उसी बात को हम लोगों ने एनर्जी वाइज समझने की कोशिश करी थी। एनर्जी वाइज क्या? देखो यार, दुनिया में जो भी सिस्टम एक साथ है, बंधा हुआ है, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पक्के तौर पे कैसी है? उस सिस्टम की पोटेंशियल जी पक्के तौर पे कैसी है? नेगेटिव। नेगेटिव है। अगर उतनी कोई पॉजिटिव एनर्जी दे देगा तो वो सिस्टम अलग अलग हो जाएगा। पास में रहा? तो उसके लिए मैंने समझाया था कि अगर ये न्यूक्लियॉन अलग अलग हैं तो ये सिस्टम जीरो एनर्जी का है। यानी इसकी एनर्जी कितनी है? बेसिकली मैं एनर्जी बात करूं तो पोटेंशियल जी क्या है? जीरो। जब ये पास आ गए तो इनकी पोटेंशियल जी कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। नेगेटिव यानी वो जो 1 से 4 फेम्टोमीटर वाली रेंज में जब पार्टिकल आ जाते हैं तो उस सिस्टम की एनर्जी कैसी हो जाती है? नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी बताती है कि ये सिस्टम अब बंध गया है। एनर्जी वाइज हम चीजों को ऐसे समझते थे। तो ऊपर वाले ने ये एनर्जी ली कैसे, उसका तरीका मैंने क्या समझाया कि ऐसा देखा जाता है कि अगर यही पार्टिकल जब अलग अलग थे तब इनका मास, और जब ये एक साथ आ गए तब कब ज्यादा था? जब अलग अलग थे तब इनका मास ज्यादा था, है ना, और जब साथ आ गए तो इनका मास। आइंस्टीन की थ्योरी कि हर मास किसी एनर्जी के साथ एसोसिएटेड, अगर उस मास का पूरा कन्वर्जन हम एनर्जी में कर दें तो वो एनर्जी कितनी होती है? mc²। हाँ, ऐसा ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा ही है। ये ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा देखा जाता है, जब ये पार्टिकल अलग अलग हैं तो मास ज्यादा है, साथ आ गए तो कम हो गया, ऐसा देखा जाता है। अब मैं बता रहा हूं इससे ये एक्सप्लेनेशन की कैसे बंधे हुए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई अलग अलग वाले की रेस्ट मास एनर्जी निकाले, रेस्ट मास एनर्जी मतलब पूरा पूरा एनर्जी कन्वर्जन करे, या इसका पूरा पूरा एनर्जी कन्वर्जन करे, तो किसका एनर्जी ज्यादा आएगा? सीधी सी बात है यार, E = mc² होता है, तो जिसका मास ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। यानी अगर इसका कोई कंप्लीट एनर्जी कन्वर्जन करे तो इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा। ये इस बात का प्रमाण है कि ये सिस्टम कम एनर्जी में आ गया है। अगर पहले वाले को जीरो कह रहे हो तो ये फिर नेगेटिव एनर्जी में आ गया है ना। जब अलग अलग होते हैं तो इंटरेक्शन की एनर्जी क्या बोल दी जाती है? जीरो। तो अभी ये क्या आ गया? नेगेटिव एनर्जी में। बस यही प्रमाण है, ये प्रमाण है, और ये ऑब्जर्वेशन है कि पहले मास ज्यादा था और बाद में मास कम हुआ है। तो जितनी मास कमी आई है, मैं कहूंगा उतनी एनर्जी, इसका मतलब इस सिस्टम से किसी ने खींच ली है। जितनी कमी आई है इसका मतलब उतनी एनर्जी ऊपर वाले ने, यानी जब जब कोई न्यूक्लियस फॉर्म होता है, फॉर्म करने के दौरान उससे कुछ
मास खींच लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कुछ एनर्जी कम हो जाती है, और जितनी कम हुई है अगर उतनी कोई वापस कर दे तो वो सिस्टम फिर से अलग अलग हो जाएगा। उसी एनर्जी का नाम हमने क्या रखा था? बाइंडिंग एनर्जी। उसी एनर्जी का नाम क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी सिंपली, अगर मैं अभी इतने कन्वर्सेशन से ही बताऊं, मेरे ख्याल से पूरी बात कर ली है हम लोगों ने, तो मैं क्या कहूंगा बाइंडिंग एनर्जी क्या है? तो मैं कहूंगा जितना मास में कमी आई है उसका एनर्जी कन्वर्जन कर दो। डेल्टा एम में लिखता था इसको मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट समझ गए क्या है? डेल्टा एम यानी पहले और अब के मास में कितनी कमी, इंटू सी स्क्वायर कर दो। क्या? इतनी एनर्जी ऊपर वाले ने खींच ली है, यही उसकी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। फिर मैंने कहा यार कि आमतौर पे ये जो मास डिफेक्ट है हमें किस में पता होता है? एएमयू में। तो उसको किलोग्राम में बदलने के लिए, और सी कितना होता है? 3 इंटू 10⁸, तो हम ऐसे ही आंसर जूल में निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन इस पूरे टॉपिक में मॉडर्न फिजिक्स में हम एनर्जी को किस में निकाल रहे हैं, है ना। तो इस पूरे आंसर में ई से डिवाइड कर दो तो ये आंसर किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी ये पूरा कैलकुलेशन बस डेल्टा एम इन एमयू, डेल्टा एम इन एमयू, और ये पूरा जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन ये कितना आता है? 931.5 इंटू 10⁶। तो 10⁶ को हम क्या बोलने लगते हैं? तो डेल्टा एम इन एमयू इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बाइंडिंग एनर्जी निकालने का सीधा तरीका है अगर एमयू में मास पता हो, है ना। अच्छा, तुम्हें यार मास केजी में पता हो तो क्या करना पड़ेगा? तब तो यार तुम्हें ये करना पड़ेगा और फिर उसमें ई से डिवाइड करके आंसर निकालना पड़ेगा। एएमयू में पता है तो सीधे हम यहां से आंसर निकाल सकते हैं। यहां तक की कहानी पिछली क्लास में बता दी गई थी, और अब आगे रिकैप चल रहा था ना यार, तो उसके बाद ये बोलना पड़ता है। तो यार हम लोगों ने ये तरीका बनाया है बाइंडिंग एनर्जी निकालने का। तो किसी भी न्यूक्लियस को लेके अब तक साइंटिस्ट हर एलिमेंट का मास, हर न्यूक्लियस का मास जानते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल तरीका है उनके पास, और हर न्यूक्लियस के कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन ये भी जानते हैं। तो क्या हर न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट सोचा जा सकता है कि नहीं? जब हमें यह पता है कि कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन, तो हम ये पता कर सकते हैं अलग अलग पार्टिकल का मास कितना होगा, दैट इज कैलकुलेटेड मास। और फिर जब एक साथ आ गए तब मास कितना, यानी न्यूक्लियस का मास कितना है, वो क्या है? एक्चुअल मास। कौन ज्यादा होगा? कैलकुलेटेड, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हिसाब से जो मास आएगा अलग अलग वो ज्यादा आएगा और एक साथ वाला कम आएगा। तो क्या मास डिफेक्ट निकाल लेंगे, है ना, किसी भी एलिमेंट के लिए। तो यार एक एलिमेंट का डेटा दिया है, ये एलिमेंट है 17Cl35, 17Cl35। इसका मास दिया है 34.98 AMU। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इन्होंने थोड़ा सा अलग दिया है, बट ठीक है, यही जो दिया है वही डेटा यूज करके क्वेश्चन पूछा है, इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, क्या निकाल पाएंगे? पूरी कहानी मैं बता चुका हूं, अब तुम्हें तय करना है कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले तुम्हें डेल्टा एम सोचना है, जो क्या होता है? कैलकुलेटेड मास, जितना हमें लगता है और जितना सच में है उसका डिफरेंस, ठीक है। और फिर क्या कर देना है बाइंडिंग एनर्जी लाने के लिए? डेल्टा एम इन एमयू के साथ 930, बस इतना सा काम करना है। अपने आप से करोगे तो दिमाग में गो थ्रू होगा, चीजें परमानेंट हो जाएंगी। सब लोग ट्राई करें अपने आप से। हाँ, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। यहां पे यार कैलकुलेशन सिखाना मकसद नहीं है, कॉन्सेप्ट समझाना मकसद है।
कैलकुलेटेड मास क्या होता है कि हम अंदाजा लगाएं संख्या से कि कितना मास होगा। बताया 17Cl35 में कितने प्रोटॉन हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, सीधी सी बात, जो यहां लिखा होता है वो Z होता है ना। और कितने न्यूट्रॉन हैं बताएं? न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? क्या ये A है, ये Z है? A होता है टोटल न्यूक्लियॉन, Z होता है प्रोटॉन। तो टोटल में से Z सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा? 18। नहीं, जूल में नहीं चाहिए यार, आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। बता ये 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है, तो टोटल मास कितना होना चाहिए? 17 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 18 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इतना होना चाहिए। मगर है कितना? 34.98 ये है। ऑब्वियसली यार ये ज्यादा होगा, रख के देख लेते हैं और ये डिफरेंस निकालते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825 1.008665 माइनस 34.98, ये सॉल्व करके कितना आया? कंफर्म करें, 89, इतना ठीक है बस। इतना ये किस में आया है सबको पता है यार कि ये मास एमयू में है, ये मास एमयू में, ये भी किस में दिया है? एमयू में। तो आंसर भी किस में आया है? एमयू में। अब उसको जबरदस्ती केजी में बदलो, फिर जूल में आंसर लाओ, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उतनी कहानी हम कर चुके हैं, ये रोज रोज नहीं करना है। कितना आ गया यार? 0.308। यार क्या हम इसको 2 में राउंड ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ये भी 4 डिजिट तक था नहीं यार। अगर कोई सब्ट्रैक्ट करने वाली चीज या ऐड करने वाली चीज में डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना तो आंसर भी 2 ही डिजिट तक चलता है। तो इस 31 लिख दें, चलेगा? है ना, इंटू 931 कितना आ गया? 279। इसको मैं 280 थोड़ा सा कर देता हूं क्योंकि कुछ कम भी तो किया है। 280 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने लोग आ गया मुझसे पहले? इतना चलेगा? अरे चलेगा यार, इसके आसपास आ गया है। 275 से 280 90 तक आ गया है। 275 से 90 नहीं आया तो गलत किया यार, वो भी तो होता है। कोई दिक्कत है? अरे बिना राउंड ऑफ किए निकालोगे तो भी इसी के आसपास आएगा। क्लियर है? तो यार जैसे तुमने ये कैलकुलेशन करके आंसर निकाला है, साइंटिस्ट ने हर चीज का एक्चुअल मास किसी मेथड से निकाला, किसी मेथड से निकाला, और सबके न्यूक्लियॉन काउंटिंग उनको पता थे, तो उन्होंने सबकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करके आज तक रख रखी। तुमसे मैंने एक निकलवाया है, पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं साइंटिस्ट सबकी बाइंडिंग एनर्जी निकालना जानते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इस बात को डिनोट करता है कि अगर तुम इतनी एनर्जी इस लिथियम एटम को दे दो, क्लोरीन एटम को दे दोगे, क्लोरीन की न्यूक्लियस, तो इसके सारे न्यूक्लियॉन अलग अलग किए जा सकते। बाइंडिंग एनर्जी क्या मतलब होता है? ऊपर वाले ने उनको साथ किया है, हम अगर इतनी एनर्जी वापस दे देंगे तो वो फिर कैसे हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अलग अलग हो जाएंगे। तो अब मैं कह रहा हूं यार कि इसमें कितने न्यूक्लियॉन थे? 17 और 280 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको तोड़ने के लिए चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी मतलब इसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी। जिस तरह से बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी, इसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है न्यूक्लियॉन को तोड़ने की, यानी अलग अलग करने की एनर्जी। ये होती नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी होती नहीं, बाइंडिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसका भाव एकदम क्लियर कर लें यार। जैसे बॉन्ड एनर्जी तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, ऐसी बाइंडिंग एनर्जी भी न्यूक्लियॉन को अलग करने की एनर्जी होती है। कुछ और भी तरह की एनर्जी होती है, जैसे तुम लोग हीट ऑफ कंबशन पढ़ते हो तो वो एनर्जी निकलती है। दोनों का अलग अलग भाव है यार। चलो अभी मैं कह रहा हूं यार, इसको थोड़ा राउंड ऑफ करता हूं कि एक न्यूक्लियस है जिसमें 20 न्यूक्लियॉन है ना, और उसमें 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, 20 न्यूक्लियॉन। एक और है जिसमें 30 न्यूक्लियॉन है और उसमें 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ठीक है। एक है जिसमें 40 न्यूक्लियॉन है और 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। ठीक है, मुझे बताओ ये वाला 1
ये वाला 2 या 3, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो हमारे मन में ये ख्याल आएगा, ऊपर वाले ने इन 20 न्यूक्लियॉन को बांधे रखने के लिए इंतजाम 300 का किया है, यानी 300 वापस करना पड़ेगा। यहां 30 को बांधे रखने के लिए 900 का इंतजाम किया है। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? लास्ट वाला। अच्छा चलो, ये अच्छी बात कही है सबने कि देखो यार, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा न्यूक्लियॉन पर ज्यादा होना नेचुरल है। भाई न्यूक्लियॉन यहां कम थे, यहां बढ़ गए तो बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ गई, यहां भी बढ़ गए बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ गई। ये नेचुरल है यार, ज्यादा को बांधना है तो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, कम को बांधना है तो कम। इससे स्टेबिलिटी का कंपैरिजन नहीं होता है। कंपैरिजन किससे होता है कि एक न्यूक्लियन पर न्यूक्लियन के लिए ऊपर वाले ने कितना इंतजाम किया है। तो यार इसका अगर कोई पर न्यूक्लियन आंसर निकालेगा तो 15 आएगा, 15, यानी पर न्यूक्लियन का इंतजाम ऊपर वाले ने 15 का किया है ना। इसके लिए कितना है? 30, और इसके लिए कितना है? 10। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद कौन सा है? सेकंड सबसे ज्यादा है, देन फर्स्ट है, और उसके बाद थर्ड है। मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाह रहा हूं। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होना मतलब ज्यादा स्टेबल होना नहीं होता। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा तो ज्यादा स्टेबल ऐसा नहीं है। क्यों भाई? इससे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी तो इसकी है, लेकिन क्या ये स्टेबल है? देखो जरा, इसके लिए पर न्यूक्लियन इंतजाम कितना है? 10 का, और इसके लिए कितना है? 30 का। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर किसी घर में 4 मेंबर हैं और उनकी फैमिली इनकम 1 लाख है, और किसी घर में 8 मेंबर हैं और उसकी फैमिली इनकम 1.5 लाख है। 4 मेंबर 1 लाख, 8 मेंबर 1 लाख, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 4 मेंबर, क्योंकि पर पर्सन के लिए इंतजाम 25,000 है, वहां पर पर्सन का इंतजाम कम है। क्या जनता समझ पा रही है? तो स्टेबल पर पर्सन के हिसाब से होगा या ओवरऑल से होगा? यार ऑब्वियसली यार, मनी हमको बांध के रखती है ना। तो अगर पर पर्सन के लिए 25 का इंतजाम है तो वो ज्यादा स्टेबल है, या पर पर्सन 1.5 लाख डिवाइड बाय 8 करोगे तो कितना आएगा? लगभग 20,000 से कम आएगा, है ना। तो कौन स्टेबल होगा? तो यार एक नाम में यहां इन्वॉल्व कराने वाला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या समझ पा रहे? वो जिसका ज्यादा होगा वही ज्यादा स्टेबल कहलाएगा। तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका सबसे ज्यादा है? सेकंड वाले का। तो एक नाम इन्वॉल्व कराना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। फॉर्मूला क्या बनेगा यार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का? एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी लाओ डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन, दैट इज ए से डिवाइड करो, ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। यानी एक न्यूक्लियन के लिए ऊपर वाले ने कितना इंतजाम किया है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। उससे एक भी न्यूक्लियस निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। यानी यार एक अमीर आदमी जिसके पास अरबों की प्रॉपर्टी है और उसके बेटे से कहा जाए तुम यार अपने बाप को छोड़ दो, तुम्हारी बढ़िया शादी कराते हैं, क्या लगता है? नहीं छोड़े, कहेगा हमारे बाप इतने पैसे वाले, वैसी बढ़िया हो जाएगी। और एक गरीब आदमी जिसकी पर पर्सन इनकम महीने की 5,000 रुपए है, उसके पास जाओ ऑफर लेके, कहेगा ठीक है चलते, बाद में मना लेंगे अपने घर वाले। तो यहां ये मैटर करेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, यानी पर पर्सन के लिए कितना इंतजाम ऊपर वाले ने किया है। यानी यार मंथली कमाई 10 लाख है, 2 बेटे हैं। मंथली कमाई 10 लाख है और 4 बेटे हैं। किस बेटे को तोड़ना ज्यादा आसान होगा यार? 4 वाले को। पर पर्सन थोड़ा बटा हुआ है मामला, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसी बात को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो साइंटिस्ट के लिए
ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा क्या था स्टेबिलिटी पता करने के लिए? ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा क्या था स्टेबिलिटी पता ले? बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? लेकिन पहले तो उसने बाइंडिंग एनर्जी ही निकाली होगी और फिर उसमें उसके न्यूक्लियन से डिवाइड कर दिया होगा, और डिवाइड करने के बाद पूरे पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाला होगा, और निकालने के बाद उसका बनाया ग्राफ। ग्राफ कैसा आता है मैं दिखाने वाला हूं, ये नोट कर लिया है। ये है ग्राफ, ये बाइंडिंग, अभी ग्राफ बना लेना बाद में, समझ लें पहले यार इस ग्राफ। ये ग्राफ ऐसा क्यों होता है, अगर कोई सवाल पूछेगा तो मैं फिर से वही कहूंगा, ऐसा देखा गया है। ऐसा इसलिए होता है कि ऊपर वाले ने ऐसा ही इंतजाम किया, हमने बस डिस्कवर किया है कि हाँ ऐसा होता है। यार दुनिया में हर चीज का जवाब अभी तक खोज के इंसान नहीं बैठा है ना? तो ये क्या है? ऑब्जर्वेशन है। ऐसा देखा गया कि यार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन एलिमेंट की कम है ना? स्पेशली मैं कहूंगा जिनकी फैमिली मेंबर की संख्या बहुत कम है उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अच्छा नहीं है। नहीं, जिनकी फैमिली मेंबर की संख्या बहुत ज्यादा है उनका भी बहुत अच्छा नहीं है। ज्यादा अच्छा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका है पता है? ये जो 40 से 80 वाले न्यूक्लियन की संख्या है, यानी 40 से कम वाले भी दुखी परिवार है, न्यूक्लियस को मैं एक फैमिली बोल रहा हूं, और 40 से 80 वाली फैमिली भी सबसे अच्छी है, और 80 से ज्यादा वाले भी उतने सुखी नहीं है। यानी जैसे नहीं होता है इंसानों में एक स्लोगन चलता है, छोटा परिवार सुखी परिवार। न्यूक्लियंस में जो स्लोगन चलता होगा वो कैसा चलता होगा? मध्यम परिवार सुखी परिवार। ना छोटा परिवार सुखी है ना बहुत बड़ा परिवार सुखी है। तो वो ये कहते होंगे यार कि 40 से 80 में होते तो हम ज्यादा सुखी होते। यानी यार ये यूरेनियम वाले फैमिली के मेंबर जब आपस में बातें करते होंगे तो क्या करते होंगे? अरे कि यार इतनी बड़ी फैमिली है यार, इससे अच्छा हमारी फैमिली इस लेवल की होती। और छोटे परिवार ये हीलियम और कार्बन ये सब क्या चर्चा करते होंगे आपस में? थोड़ी और ज्यादा होते तो हम सुखी होते। भाव समझो यार इनका। यानी यार ये सब क्या चाहते हैं कि हम मिलके थोड़ा बड़ा परिवार बनाएं इस रेंज का, तो हम भी उसी लेवल के स्टेबल हो जाएं। ऊपर वालों ने इनके लिए इंतजाम अच्छा किया है, और बड़े वाले क्या चाहते होंगे? छोटे हो जाएं। यानी एक नेचुरल फिनोमेना मन में आती है कि सबसे छोटे वाले फ्यूज होना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, ताकि वो इस कैटेगरी के बन जाए, और सबसे बड़े वाले टूटना चाहेंगे ताकि वो इस कैटेगरी के आ जाएं। तो दो नाम निकलते हैं यहां से, क्या? फ्यूजन और फिजन। फिजन इजी प्रोसेस है, फ्यूजन का कराना ये एक बहुत मुश्किल कंडीशंस वाला प्रोसेस है। हालांकि ये प्रोसेस होगा तो भी क्या ये न्यूक्लियस इस कैटेगरी के आ जाएंगे जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंतजाम बहुत अच्छा है, और जब भी यार ये इस कैटेगरी में आएंगे तो और स्टेबल हो जाएंगे। अच्छा, और स्टेबल का मतलब पता है? और स्टेबल का मतलब है कि जब ये ऐसे थे तो ऊपर वाले ने इनसे ज्यादा एनर्जी खींची नहीं थी, लेकिन जब ये बन जाएंगे ये तो ऊपर वाला और एनर्जी खींचेगा, ये उसका नेचर है। इसका मतलब अगर हम किसी बड़े न्यूक्लियस को तोड़ देंगे तो उससे क्या निकलना चाहिए? एनर्जी, ताकि वो और स्टेबल हो जाए। और छोटे वालों को मिला दें तो भी क्या निकले? भाई स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब है कि ऊपर वाला और ज्यादा एनर्जी खींच रहा है तभी तो वो स्टेबल हो रहे हैं, और ऊपर वाला एनर्जी नेचुरल तरीके से खींचता है जब फिजन होता है या फ्यूजन होता है। क्या जनता समझ पा रही है? ठीक है, नोट करने के लिए ये है। हाँ वही तो है यार, ये रफली है यार, वहां बहुत ज्यादा एग्जैक्ट है, इतना एग्जैक्ट हमें नहीं समझना है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में ग्राफ बनाया गया है। 40 से 80 वाले सबसे ज्यादा स्टेबल है और आगे वाले उतने स्टेबल नहीं है। यानी यार इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ABCD में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? C। मुझे बताओ क्या C टूट के A+B बनाना चाहेगा या नहीं? अरे जो स्टेबल है वो कम स्टेबल नहीं बनना चाहेगा। एक मिनट एग्री करते जाए, ये नहीं हो सकता। क्या बताओ A और B मिलके C बना दे, ऐसा संभव है कि नहीं? बिल्कुल संभव है। क्या बता यार B टूट के 2A बना दे, संभव है कि नहीं है? अरे यार B A से तो बढ़िया ही है, वो A क्यों बनना चाहेगा?
बी बड़ा है, ये छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। मुझे बताओ क्या डी टूट के सी बना दे, 2C बना दे, संभव है या नहीं है? अरे देखो डी टूट के ये संभव है। क्या जनता समझ पा रही है? ये क्या है? ये क्या है? फ्यूजन। ये क्या है? फिजन। जब एक बड़ा न्यूक्लियस एक से ज्यादा न्यूक्लियस में टूटता है, दैट इज फिजन। और फ्यूजन क्या है? दो या दो से ज्यादा मिलके एक बड़ा बनाते हैं, तो वो क्या है? फ्यूजन। क्या जनता समझ पा रही है? क्लियर है सबको? कुछ बातें आ गई यार। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है, नोट कर लिया सबने। ये ग्राफ है, ये कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन बताई गई है। ओके, हाँ, फेरिक 56 यहां कहीं आता है, वो बाइंडिंग एनर्जी उसकी सबसे ज्यादा होती है। ये इंफॉर्मेशन के तौर पे याद रख सकते हैं। डीके की हम बाद में बात करेंगे। स्टेबिलिटी पाने के ये भी तरीके होते हैं, पता है? बड़ा परिवार छोटा परिवार कर ले, उसका क्या तरीका है? कि जैसे भाई 200 का परिवार है, वो 100 के छोटे परिवार बना ले। नहीं, ये संभव है? 100 के ना बनाए, चलो 80 के बना ले, 70 के बना ले, 3 परिवार 70 60। तो ये क्या है? फिजन। नोट करते जाएं, नोट करते जाएं। मेरे ख्याल से अभी बात क्लियर हो गई। एक और तरीका है यार, नोट करते जाएं। दोनों काम एक साथ करने में क्या बुराई है यार? अभी छोटी बातें बता रहा हूं, बड़ी बातें मैंने बता दी जितनी बताने में। मुझे बताओ 200 का परिवार है, दुखी परिवार है, तो क्या बाकी के 196 लोग मिलके 4 लोगों को पकड़ें और फेंक दे बाहर? ये भी तो एक तरीका है यार, तुम निकलो यार। तो वो 4 का एक गुच्छा जब फेंका जाता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का, तो उसको क्या बोलते हैं? अल्फा डीके। ये भी स्टेबिलिटी पाने का एक तरीका है ना? अल्फा बीट और बीटा गामा, ये भी स्टेबिलिटी पाने का तरीका है। गामा डीके क्या है? कि पूरे गुच्छे में से सबसे थोड़ा थोड़ा चंदा किया जाए मास, और उस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके बाहर निकाल दिया जाए। यही तो ऊपर वाले का इंतजाम है, ये करना नहीं पड़ता, ये खुद से होता है, खुद से होता है। अब बता यार, किसी बड़े न्यूक्लियस के सब सारे न्यूक्लियन से थोड़ा थोड़ा चंदा करके मास बाहर निकाल दिया जाए एनर्जी के फॉर्म में, तो जो वो एनर्जी निकलती है ना, उस एनर्जी का नाम क्या है? गामा डीके। बस मैं हर बार क्या कहता हूं कि जितना ज्यादा एनर्जी निकलेगी मास के फॉर्म में, मास से एनर्जी कन्वर्जन होगा, उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो गामा डीके भी इसी का एक तरीका है। गामा डीके, अल्फा डीके और न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सब स्टेबिलिटी पाने के तरीके हैं। क्या जनता समझ पा रही? इसमें से यार एक मैंने न्यूक्लियर फिजन की ये रिएक्शन दिखाई है, बड़े फेमस है इसलिए, हालांकि याद हमें नहीं रखना है, अक्सर सारी रिएक्शन दी जाती हैं। ये यूरेनियम वाला एग्जाम्पल सबके सामने पहले कभी ना कभी आ चुका होगा, आ चुका है यार। हाँ, यूरेनियम के फैमिली में 235 मेंबर हैं, 235 मेंबर हैं, और ये लिमिट है यार, इससे ज्यादा मेंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते दुनिया में। इसका मतलब इससे ज्यादा में कुछ दिक्कत होगी, ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है। और हमने क्या किया, चालाकी से उसके अंदर एक न्यूट्रॉन और दे दिया। तो पहले ही से बेचारे हताश बैठे थे कि कितनी बड़ी फैमिली कौन संभाले। जैसे मैंने एक और डाला तो जो अंदर चल रहा था वो एकदम फट पड़ा, दैट इज फिजन। यानी एक और डालने से वो अनस्टेबल हो गया, 236 हुए तो हाईली अनस्टेबल हो गया। और जब ऐसा होता है तो वो 3 न्यूट्रॉन निकालता है, बेरियम और क्रिप्टॉन बनाता है। अच्छा यार, ये 3 न्यूट्रॉन निकालना, वो भी फास्ट स्पीड से निकालना। हमने तो स्लो स्पीड में डाला था, लेकिन इसने क्या 3 न्यूट्रॉन फास्ट स्पीड में निकाले। तो ये क्या कराएगा बताओ यार? एक न्यूट्रॉन ने यूरेनियम तोड़ा था कि नहीं? अगर 3 न्यूट्रॉन निकले तो ये 3 और यूरेनियम तोड़ देगा, वो 9 निकालेंगे, फिर वो चेन रिएक्शन। एक यूरेनियम से 3 यूरेनियम गए, और किस वजह से? न्यूट्रॉन डालने से। फिर 3 से फिर 9 यूरेनियम निकलेंगे, और साथ में क्या निकलेगा? साथ में क्या? और फिर 9 से क्या होगा? 1 3
9, 27 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ये यूरेनियम फिजन में ऐसा होता है। ये न्यूट्रॉन निकलने का पैटर्न है। कितने यूरेनियम, 3 बार चेन चल जाएगी तो कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3 के बाद 27 हो जाएंगे। नोट करते जाए भाई। तो यार फिजन की ये फेमस रिएक्शन है। फ्यूजन की एक फेमस रिएक्शन क्या है, फ्यूजन की फेमस रिएक्शन है हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन। और कहां चलती है ये रिएक्शन, सन के अंदर। यानी इसको कराने के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो हमारे कम से कम अर्थ के एटमॉस्फेयर में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी फ्यूजन कराना हमारे बस का नहीं है। आज भी एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं जिससे हम फ्यूजन इजीली करा पाए। यानी आज की डेट पे जो एनर्जी पाने का सोर्स है वो कौन है, फिजन या फ्यूजन, फिजन है। जस्ट अ मिनट, फ्यूजन ऊपर वाला कर रहा है, वो भी स्टार्स के अंदर, सन के अंदर और सन जैसे दूसरे स्टार्स के अंदर। हम जो करा पाते हैं, इंसान जो करा पाता है वो आज की डेट पे क्या, फिजन करा पाता है। फ्यूजन को लेके सुना था अभी कुछ दिन पहले कि चाइना में एक आर्टिफिशियल सन क्रिएट किया गया है जिसने सन के बराबर टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट किया और एक आर्टिफिशियल फ्यूजन रिएक्शन कराई, ऐसा मैंने सुना था। वो ऑब्वियसली फ्यूजन रिएक्शन कराने के लिए उन्होंने कराया, क्योंकि फ्यूजन से भी एनर्जी निकलती है, फिजन से भी निकलती है। अब पता नहीं उसको कॉमर्शियल लेवल पे वायबल बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। पता चले फ्यूजन कराने में जितनी एनर्जी निकली उतनी निकालने के लिए हमने जो पैसा खर्चा किया, फिजन में वो काम 25 पैसे में होता है और फ्यूजन में वो 1.5 रुपए में हो रहा है, तो कौन सा काम दुनिया में वायबल होगा। सीधी सी बात है यार कि पहली चीज कॉस्ट आती, कॉस्ट के हिसाब से ही दुनिया आगे बढ़ रही है। वही काम आगे प्रोपोगेट कर रहा है जो कॉस्ट में वायबल है। यानी अगर बिजली विभाग कोयले वाली बिजली हमको सस्ती दे सकता है तो सूरज वाली एनर्जी कोई नहीं लेगा, इसीलिए सोलर पैनल नहीं लगा रहा कोई। अब सब्सिडी दे रही है तो थोड़ा फायदा हो गया है, इसलिए मैंने लगवा लिया है। और क्या, क्यों लगवाएगा, वरना सब्सिडी मिल रही है 1,08,000 रुपए की, देखो आती कि नहीं। अभी नहीं मिले यार, मिलने से पहले बंद ना कर दे सरकार, बहुत चालाक। तो मैंने भी चालाकी करी है। 3 किलोवाट पे भी 1,08,000 मिलना है, 4 पे भी और 10 पे भी उतना ही मिलना है। तो मैंने 3 किलोवाट लगवा लिया। 10 किलोवाट क्यों लगवाएंगे भाई, जब उसमें सब्सिडी सेम ही मिलना है तो सबसे कम इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जरूरत ही नहीं उससे ज्यादा की। या दूसरा 2 कनेक्शन लिए जा सकते हैं तो 2 बार सब्सिडी। ये करना है यार, अगली बार पहले एक का तो आया। तुम लोग यार नोट करते जाओ, नोट करने का टाइम दिया जा रहा है, नोट कर लिया यार। तो फिजन क्या है, हाँ मैं 4 1H1 मिलके क्या बना रहे हैं, 2He4। कौन सी जापानी, कौन सी कहानी भाई, तो क्या बताया यार, उसमें हो गया यार, कोई अच्छी कहानी थोड़ी यार। तो वो फिजन हुआ था कि फ्यूजन हुआ था, फिजन हुआ था। तो ये न्यूक्लियर वाले कॉन्सेप्ट की वजह से दुनिया जो है खतरे में है। ये लिखना है 4 1H1 मिलके क्या बना रहे हैं, 2He4 बना रहे हैं। प्लस है बीटा पार्टिकल, 2 जो है बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव नहीं है, बीटा पॉजिटिव है, 2 बीटा पार्टिकल निकलने हैं। तो खैर 4 1H1 है तो क्या मास नंबर 4 होना चाहिए, एटॉमिक नंबर भी 4 होना चाहिए, नहीं तो मास नंबर कितना है 4, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है 2 है। इसका मतलब यहां पता है क्या हुआ होगा अंदर अंदर यार, हाइड्रोजन में क्या होते हैं,
हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन होता है, लेकिन हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2, तो ये 2 न्यूट्रॉन अचानक से कहां से आ गए भाई? हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन थे तो चारों हाइड्रोजन में एक एक प्रोटॉन रहा होगा। हीलियम में क्या होता है? 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यार ये 2 न्यूट्रॉन अचानक से कहां से आ गए? क्या हुआ होगा यहां प्रोटॉन का न्यूट्रॉन कन्वर्जन हुआ होगा, यानी यार प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल सकता है। तो इस 1H1 के 2 प्रोटॉन क्या बनाए हैं? 2 न्यूट्रॉन बनाए हैं। और जब 2 न्यूट्रॉन बनाते हैं, यार प्रोटॉन कैसे चार्ज रखता है और न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं रखता, तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन का चार्ज लेके कौन निकला? तो इलेक्ट्रॉन जैसा एक पार्टिकल जिसका मास इलेक्ट्रॉन जैसा होता है और चार्ज कैसा होता है? उसका उल्टा, पॉजिटिव, जब लेके निकलता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बीटा प्लस। और अगर चार्ज भी निगेटिव हो तो उसका क्या बोलते हैं? उसको हम बीटा माइनस बोलते हैं। यानी जब कभी तुमसे कहते हैं अल्फा बीटा गामा, तो वो जो बीटा होता है वो बीटा माइनस होता है कि बीटा प्लस होता है? वो बीटा माइनस होता है। उसमें उल्टा प्रोसेस, उसमें प्रोटॉन से न्यूट्रॉन नहीं बनता है, उसमें न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है। खैर वो कहानी हम लोग करेंगे, यहां बस इतना समझना है 4 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाए हैं? हीलियम बनाए हैं। तो ये हो गया फ्यूजन, और उसके अलावा एक आध पार्टिकल निकलते हैं चीजों को बैलेंस करने के लिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, अभी हम इसकी डिटेल में आएंगे। और यूरेनियम भारी हल्के में टूटा। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई है? क्लियर है भाई? तो कुल मिला के यार फिजन को मैं ऐसी सिंबॉलिकली लिख रहा हूं। एक्स बड़ा न्यूक्लियस था, वो वाई और जेड में टूटा, और साथ में क्या निकला? एनर्जी। साथ में क्या निकला? एनर्जी। ठीक है, नो डाउट। इसको तोड़ने के लिए हो सकता है हमने इसको सपोर्ट में कोई फ्री पार्टिकल दिया हो। कैसा दिया हो? फ्री पार्टिकल, जैसे न्यूट्रॉन दिया था, और यहां से कोई फ्री पार्टिकल निकले, तो उस फ्री पार्टिकल की फिलहाल यहां चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्री पार्टिकल की कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती है। जैसे बीटा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है, वो बंधा ही नहीं है तो उसकी कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी। बाइंडिंग एनर्जी किन की होती है? जो बंधे हुए हैं, जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियॉन्स हैं। ये क्या मैंने उल्टा लिख दिया? तो एक्स यार वाई और जेड में टूटा है, और साथ में क्या निकली है? एनर्जी। और फ्यूजन में क्या होता है? एक्स वाई मिलके कुछ जेड बनाएंगे और साथ में क्या निकलेगी? एनर्जी, है ना? तो कुछ लोग कह सकते हैं सर इनको एनर्जी देना भी पड़ती है, तो देना नहीं पड़ती, कंडीशंस देना पड़ती हैं। कंडीशंस का मतलब उस टेम्परेचर प्रेशर पे ही ये घटना होगी, ये एनर्जी नहीं लेगा वो, लेकिन कंडीशंस लेगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? वो एनर्जी नहीं लेता, उन कंडीशंस में ही वो घटना होती है, और फिर बाद में नेट में वो एनर्जी निकालता है। क्या ये बात जनता समझ पा रही है? मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, mx, my और mz सबको बताना है। ये रिएक्टेंट का मास है और ये प्रोडक्ट का मास है। कितने लोग कहते हैं रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा? कितने लोग कहते हैं प्रोडक्ट का मास ज्यादा होगा? भाव पहले से यार। कितने लोग कहते हैं प्रोडक्ट का ज्यादा होगा? हाथ उठाएं। कितने लोग कहते हैं रिएक्टेंट का ज्यादा होगा? हाथ उठाएं। सभी लोग इस बात पे एग्री करते हैं रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा। लॉजिक क्या है? ये भाव मैं पहले दे चुका हूं कि भाई अगर एनर्जी निकली है, तो एनर्जी थोड़ी मास में काउंट होगी, उसका तो मास होता ही नहीं है ना। तो एनर्जी कहां से निकली है? रिएक्टेंट का मास में से ही एनर्जी निकली होगी। तो एनर्जी और साथ में प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मास ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि कुछ मास कहां चला गया? एनर्जी में। करेक्ट? ये बात हम इसके लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं। क्यों? mx my प्लस mz में कौन ज्यादा होगा? यहां भी एनर्जी निकली है। तो ले दे के एक स्टेटमेंट लिखूंगा मैं कि अगर एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुई है फिजन और फ्यूजन, फिजन और फ्यूजन, मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी ग्रेटर। अच्छा एक बात मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं,
फिजन या फ्यूजन ये बेसिकली एक्सोथर्मिक कैटेगरी में आएंगे। एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकालने वाले। जब भी एक्सोथर्मिक होगा तो यार एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी निकाली, तो ऑब्वियसली मास में कमी आई होगी। क्या इतनी बात सबको समझ में आना चाहिए? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूं, रिएक्टेंट की रेस्ट मास एनर्जी या प्रोडक्ट की रेस्ट मास एनर्जी, किसकी रेस्ट मास एनर्जी ज्यादा होगी? रेस्ट मास एनर्जी क्या होती थी अगर पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो बताओ? पर सीधी सी बात है, जिसका मास ज्यादा उसकी रेस्ट मास। क्या मैं कह सकता हूं ऑल्सो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट विल बी ग्रेटर? क्या ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है? मैं इसको तुम्हें थोपना नहीं चाहता यार, क्योंकि ये रटाने का मतलब ही नहीं। वो जो मूल भाव है इस टॉपिक का वो दिमाग में रखो यार। सारे जवाब वहीं से हैं कि एनर्जी निकलती कहां से? यार मास से। तो ऑब्वियसली यार एनर्जी निकल गई तो कुछ मास कम हो गया। देखो यार, फिजिक्स के ना की कॉन्सेप्ट बहुत कम है, लेकिन उनकी व्याख्या और तरह तरह से पूछने के तरीके बहुत हैं। अगर हम उन मूल भाव को समझ लें तो सबके जवाब तुम्हें पहले से पता है। बताएं। हाँ, फिजन की बात करो या फ्यूजन की? फिजन में तो यार एक या दो से क्या, ये एक बहुत बड़ा होता है और ये दो छोटे होते हैं। भाई एक बड़े से दो छोटे बनेंगे, यही तो हो सकता है। क्या बड़े से बड़ा बन जाएगा क्या? छोटे बनेंगे, जहां पे दो छोटे मिलके बड़ा बन रहा है। हाँ हाँ, उसमें एक बड़ा था छोटा हो रहा है, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे थे मिलकर बहुत बड़े थे। इन कैलकुलेटेड मास कैलकुलेट कर रहे थे तब। जस्ट मिनट। जब मैं कैलकुलेटेड और एक्चुअल की बात कर रहा था तब हम न्यूक्लियस के अंदर टोटल प्रोटॉन टोटल न्यूट्रॉन से कैलकुलेटेड निकालते थे और एक्चुअल टोटल निकालते थे। यहां वो बातें खत्म हो गई हैं। अब हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन की काउंटिंग या उनके मास की बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? एक गुच्छा ये था, एक गुच्छा ये था। अब हम एक न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे हैं। यानी इससे पहले ये जो बात चल रही थी वो एक गुच्छे की बात चल रही थी, अब यहां गुच्छों की बात चल रही है। यार तू पहले जोन से बाहर आया यार। एक गुच्छा दूसरा गुच्छा मिलकर एक बड़ा गुच्छा बनाया नहीं, और साथ में क्या निकाला? एनर्जी निकाली। तो बड़ा गुच्छा क्यों बनाया गया है? ताकि स्टेबल हो। स्टेबल तभी होगा जब ऊपर वाला इससे क्या निकालेगा? एनर्जी। ऊपर वाले ने इंतजाम ही किया। स्टेबल का मतलब होता है उससे और एनर्जी निकाले, तो वो और उसको तोड़ना और मुश्किल हो जाएगा। तो ये दो गुच्छों का मास ज्यादा होगा या इस बड़े गुच्छे का मास ज्यादा होगा? तो क्योंकि एनर्जी निकली है तो इसका मास थोड़ा सा कम हो गया होगा। यही बात मैं यहां भी कर रहा हूं। एक गुच्छे से दो गुच्छे छोटे छोटे टूटे, साथ में एनर्जी निकली, तो ये गुच्छा ज्यादा एनर्जी का होगा, मास का होगा या ये? तो क्योंकि एनर्जी निकली है तो ये मास थोड़ा सा कम होगा। इतनी सी बात है। पहले जो मैं बातें कर रहा था वो एक न्यूक्लियस की बात कर रहा था। ये यार बिल्कुल सेपरेशन क्लियर करते रहना चाहिए। मैं कोई बात छोड़ नहीं रहा हूं यार, ना मान रहा हूं। अब जरा ध्यान से बताना, एक्स वाई की मिला के स्टेबिलिटी या जेड की स्टेबिलिटी में कौन ज्यादा स्टेबल है? भाई इसीलिए तो रिएक्शन हुई है। जेड ज्यादा, यानी प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, इन दोनों को तोड़ना है अब मुझे अलग अलग। मैं एक्स और वाई को तोड़ना चाहता हूं और जेड को तोड़ना चाहता हूं। किसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगी? ज्यादा स्टेबल, ज्यादा तोड़ना पड़ेगी। तो मैं पूछ रहा हूं बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी या रिएक्टेंट की? क्या बात समझ गए? बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? प्रोडक्ट की, क्योंकि उसको तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। क्या ये भी बात सबको समझ में आ गई? यानी इन चीजों में जो इनइक्वालिटी बनी थी, मैं कह दूं यार, अब जो स्टेटमेंट आ रहा है यार, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट विल बी
ग्रेटर, मतलब अगर मैं यहां कहूं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जेड, तो कौन सा गुच्छा सबसे ज्यादा स्टेबल है? जेड वाला। इन दोनों को मिला के भी स्टेबिलिटी उतनी नहीं जितनी जेड अकेले की है। यहां बता बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जेड ज्यादा होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स के। बस यही सिंपल है, ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। अरे भाई प्रोडक्ट को तोड़ना मुश्किल होगा, इसीलिए तो प्रोडक्ट बना है यार, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें जरा, 15 15वां क्वेश्चन। मैं बोलूंगा तब हाथ उठाना है। ए वाले हाथ उठाएं, ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं, सी वाले हाथ उठाएं, डी वाले हाथ उठाएं, अभी पढ़ रहे हैं सर वाले हाथ उठाएं, पढ़ लो। एक्स और वाई मास के दो थे, जिन्होंने एम मास का एक बनाया है, तो कौन ज्यादा मास का होगा? हाँ, बी वाले हाथ उठाएं, सी वाले हाथ उठाएं। क्या सभी क्लियर है? सी ज्यादा मास किसका होगा? रिएक्टेंट का। कोई दिक्कत है यार? हाँ, अच्छा, ये 139 ये इसको बोलते हैं जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये मैथमेटिक्स में सीरीज का नाम होता है। अगर कोई हर बार किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 1 में 3 से करो तो ये आता है, 3 में 3 से करो तो ये आता है, 9 में 3 से करो तो, जब कोई अगला टर्म किसी एक बार बार मल्टीप्लिकेशन करने से आता है तो उसको क्या बोलते हैं? जीपी। तो 17वें का आंसर क्या हो गया? जीपी। ये केवल इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ है नहीं। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे इस कैटेगरी के। क्वेश्चन नंबर 11 देखें जरा, 11वां 11वां क्वेश्चन देखें। आंसर नहीं बोलना है, हाथ उठाना है जिसको समझ में आएगा। तो एक वॉशरूम नीचे भी है, तो किसी को अगर यहाँ साफ सफाई ना, सफाई नहीं क्या आज, तो नीचे भी है, नीचे 2 हैं, कोई वहां भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखे जरा।
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ए एंड बी, ए बी है। 3 एटम ऑफ बी मिलके क्या बनाते हैं? 3 एटम बी मिलके एक ए का एटम बनाता है। ये कौन सी रिएक्शन है? फिजन या फ्यूजन? फ्यूजन रिएक्शन है। ऑब्वियसली यार साथ में क्या निकली होगी? ये ना देते तो भी वो एनर्जी कुछ ना कुछ निकली होगी, है ना? तो बता यार, ए वाले हाथ उठाएं, ए। बी वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं। सी वाले हाथ उठाएं, डी वाले हाथ उठाएं। कौन ज्यादा होगा यार? बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? प्रोडक्ट की। यानी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए ज्यादा होगी किससे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 3b से, यानी 3 टाइम्स बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी। नहीं, यही तो होगा। ओके, अभी मैंने उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनाया। तो क्या 3 टाइम्स ई बी और 1 टाइम्स बी ए में कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो एनर्जी किसके साथ जुड़ेगी? कम वाले के साथ। तो कौन सा आंसर आएगा? सी आंसर आएगा। जब मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूं। देखो यार, ये बहुत फिक्स क्वेश्चन कैटेगरी है। अभी मैंने ये समझा दिया काफी चीजें। तो अगर किसी रिएक्शन में या तो मासेस दिए होंगे और तुम्हें निकालना होगा कितनी एनर्जी निकली, या तो बाइंडिंग एनर्जी दी होगी और पूछा जाएगा कितनी एनर्जी निकली। हो सकता है रेस्ट मास एनर्जी दे दे और तुमसे पूछे कितनी एनर्जी निकली। या रेस्ट मास एनर्जी, चलो मैं एक सिंबल देता हूं, ई ए ई एक्स प्लस ई वाई ई जेड। याद है ना यार, जिसका मास ज्यादा उसी की रेस्ट मास एनर्जी ज्यादा। ई एक्स विल बी ग्रेटर देन ई वाई प्लस ई जेड। याद है ना यार? चलो यार, अगर मास गिवन है, इफ masses आर गिवन, मास दिए हैं, है ना, और उनकी मदद से हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है? एनर्जी रिलीज्ड है, मेन हेडिंग है एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज्ड, या इसमें कई बार लिखा होता है क्यू वैल्यू। ये केमिस्ट्री में कई बार तुमने देखा होगा यार, वो हीट वाले टॉपिक में, थर्मोडायनेमिक्स वाले टॉपिक में, क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू का मतलब कितनी हीट निकली। तो कितनी एनर्जी निकली अगर मास गिवन है, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? तो वही लॉजिक यार, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसका मास ज्यादा है? रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट का कम है। तो क्या जितना मास कम हुआ है वही तो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो हमें क्या निकालना चाहिए? मास डिफेक्ट। और इस बार मास डिफेक्ट विद इन द न्यूक्लियस नहीं है, इस बार मास डिफेक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में है। तो हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ रिएक्टेंट जो कि ज्यादा है माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया मास डिफेक्ट, डेल्टा एम। और एनर्जी हमेशा कैसे निकाला जाता है? अगर हमें मास डिफेक्ट पता हो तो एनर्जी क्या होती है ना? अगर जूल में निकालना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो डेल्टा एम पहले निकाल लो एमयू में, और साथ में क्या 931 मल्टीप्लाई कर दो। यही करना पड़ेगा यार, जूल में शायद ही कोई पूछे। क्या जनता समझ गई? अच्छा, इसमें कुछ कंफ्यूजन होने नहीं चाहिए यार। ज्यादा में से कम मास घटाना है यार, और ज्यादा किसका होगा? नहीं, बात क्लियर हो गई? और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इफ रेस्ट मास एनर्जी इज गिवन, आर गिवन। देखो यार, मास से एनर्जी कन्वर्ट करके लाई जाती है, एनर्जी से एनर्जी लाना हो तो बड़ा आसान है। बता, रेस्ट मास एनर्जी से हमें एनर्जी रिलीज निकालना है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? किसका एनर्जी, किसका मास ज्यादा होता है? जिसका मास ज्यादा उसी की रेस्ट मास एनर्जी। तो तुम्हें क्या करना है? ई रिएक्टेंट में से क्या घटाना है? यार एनर्जी से एनर्जी घटाई है तो निकलेगा भी क्या? एनर्जी। मास से मास घटाया था तो वो एनर्जी नहीं दे रहा था, इसलिए हमने सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है। क्या जनता समझ पा रही है?
if binding energy is given. तीसरी चीज है, अगर बाइंडिंग एनर्जी दी हो तो बाइंडिंग एनर्जी दी हो तो किसकी ज्यादा होती है? प्रोडक्ट की ज्यादा होती है। तो तुम्हें किससे किसको घटाना है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बड़ा सिंपल है। और क्योंकि ये एनर्जी है तो निकलेगा भी क्या? एनर्जी। क्या इसमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों बातें बहुत अच्छे से समझ लें। और ये बात यही है इस टॉपिक का मेन चीज, या तो पिछला वाला डिस्कशन था या ये डिस्कशन है। इनमें से देखते हैं, एक एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेगा तो मैं अभी कराता हूं तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 अब सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार फिर से देख लें। इसमें 3B के मिलके क्या बनाए थे? ए बनाए थे। और क्वेश्चन में क्या दिया है? रेस्ट मास एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी? तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 3EB और इसकी बाइंडिंग एनर्जी है EA। कौन ज्यादा होगा? यार ये बाइंडिंग एनर्जी है भाई, बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की? यार जब प्रोडक्ट बनता है तो एनर्जी निकलती है, और एनर्जी निकलती है इसका मतलब ऊपर वाला इसको और ज्यादा स्टेबल बना रहा है। तो जब स्टेबल हो गया तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो कौन ज्यादा होगा? EA ज्यादा होगा कि नहीं? नहीं। तो क्या 3EB में से EA घटाओगे? EA ज्यादा होगा, सॉरी, EA में से 3EB घटाओगे तो किसके बराबर होगा? एनर्जी के, जिसको E बोला गया है। बस यही आंसर है। अब इसको इधर उधर करके दिया जा सकता है। तो इसमें कैसे दिया गया है? 3EB इधर पहुंचा दिया गया है और E को इधर पहुंचा दिया गया। कोई बात नहीं। क्या जनता समझ पा रही है? यानी ये क्वेश्चन इससे लिया गया है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21 देखे जरा। 21 1H2 plus 1H2 0N1 plus 2H3। तो ये फिजन है या फ्यूजन है? फ्यूजन है। ये दो मिलके एक बनाए हैं। तुम कहोगे एक कहां? ये भी तो है। तो ये फ्री पार्टिकल है। जो फ्री है उसकी कोई बाइंडिंग एनर्जी की चर्चा नहीं करते। ये फ्री पार्टिकल है। फ्री पार्टिकल की जब बंधा नहीं है तो उसकी कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं है। हाँ भाई, क्वेश्चन में क्या दिया है? इसकी बाइंडिंग एनर्जी दी है 2.23, तो ऑब्वियसली इसकी भी क्या होगी? 2.23। और इसकी कितनी दे रखी है? 3.27। अच्छा, एनर्जी रिलीज्ड दिया है 3.27। तो यार इसका बाइंडिंग एनर्जी हमें बताना है। ये क्वेश्चन है यार, बाइंडिंग एनर्जी बताना है। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी बताएं। ट्राई करें सभी लोग ट्राई करें। पहले आ गया? 7.73 क्या आया तुम्हारा? शान ये ऐड करने वाला तरीका मैंने कहीं बताया है क्या? मैंने तो तीनों फॉर्मूले सब्ट्रैक्ट वाले बताए यार। अच्छा। देखो यार, सोच लें, अपने आप से करें और अपने आप को समझा के करें। देखो यार,
एक होता है कि हमने सिचुएशन देखी और आंसर के हिसाब से आंसर निकाल दिया। तुम अपने मन में झांको यार कि हम हर चीज तरह से इसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो तुम जस्टिफाई करोगे वही आगे याद रहेगा। अभी गलत जस्टिफाई कर दो, गलत याद रहेगा। तो यार एनर्जी रिलीज्ड के लिए अभी अभी मैंने क्या बताया है, किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है? प्रोडक्ट की। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। देखो मैं तो हमेशा कुछ चीजों को पकड़ के रखता हूं, उसको छोड़ता नहीं हूं ताकि गलती ना हो। तुम अगर कंफर्टेबल हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल होने के बाद। तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी हमें नहीं पता, ये अननोन है। रिएक्टेंट की पता है, कितनी है? 2 इंटू 2.23, 2 इंटू करना है क्योंकि 2 है, और कितनी निकली है ये पता है, तो बस ये निकल आएगा। बात क्लियर है? भाई जिसको तोड़ना मुश्किल होता है उसकी ज्यादा होती है, तो ज्यादा से कम घटाना है। ये याद रखना यार, कौन ज्यादा होता है, बस ज्यादा से कम घटाना है और वो होगा निकला हुआ। ज्यादा से कम घटाना है, तो क्या बाइंडिंग एनर्जी निकल आई? 3.27 प्लस 2 इंटू 2.27, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन। कितने लोगों ने निकाल लिया मुझसे पहले? क्वेश्चन नंबर 33। ये वाला 1H1 1H2 ने 2H3 बनाया है, ये फिजन है या फ्यूजन है? न्यूट्रॉन फ्री पार्टिकल है, न्यूट्रॉन एक है ना, और 1H2 को ड्यूट्रॉन बोलते हैं। 1H2 ड्यूट्रॉन है, 1H1 हाँ हाइड्रोजन है, और 1H2 क्या है? ड्यूट्रॉन है। तो दो ड्यूट्रॉन ने मिलकर 2H3 बनाया है। तो ये फ्यूजन है या फिजन है? फ्यूजन है। अच्छा, कोई भी रिएक्शन हो, फिजन हो या फ्यूजन हो, कौन ज्यादा स्टेबल होता है? हमेशा प्रोडक्ट स्टेबल ज्यादा होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी घटाई तो एनर्जी रिलीज आ गया, जो दिया था उसको रख दिया, बचा हुआ आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखें जरा। एक स्टार में हीलियम ऑक्सीजन में बदल रही है। ऑक्सीजन सबको पता होना चाहिए यार, हीलियम ऑक्सीजन में बदल रही है। ठीक है, तो बता हीलियम से ऑक्सीजन बन रहा है, तो कितने हीलियम लग रहे होंगे? हाँ कितने? 4 हीलियम है ना, 2He4 4 क्यों यार? एक में 4 हैं, 16 तभी बनाएंगे। हाँ कोई ऐसे भी कह सकता है, ऑक्सीजन गैस बोला हो जाता तो शायद ये बात थोड़ा और क्लियर लिखते तो अच्छा रहता। तो यहां ऑक्सीजन से मतलब ऑक्सीजन एटम का है, इसलिए कि इन्होंने ऐसे ही दिया है डेटा, और रिएक्शन लिख देते तो बहुत क्लियर हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है अगर ऐसा हो रहा है तो एनर्जी रिलीज्ड पर ऑक्सीजन न्यूक्लियाई। अच्छा क्लियर कर दिया, पर ऑक्सीजन न्यूक्लियाई, एक ऑक्सीजन के लिए कितनी एनर्जी निकली, यहां पे कितनी एनर्जी निकली ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? एक ऑक्सीजन न्यूक्लियस बनाने के लिए कितनी एनर्जी निकली, 4 हीलियम यूज हुए होंगे, ये हमने रिएक्शन बैलेंस करके पता किया। ट्राई करें जरा, अपना अपना थॉट अब की नॉलेज के हिसाब से कॉपी पर लाएं। सही गलत कुछ भी हो तुम अपने पर टिके रहो। पता है मुझे वो बच्चे ज्यादा पसंद आते हैं जो अपनी बात पे टिके रहते हैं, भले वो गलत पे टिके हों, उनके पास रीजनिंग है उस गलत की। जिस दिन मैं उसकी रीजनिंग सही कर दूंगा वो सही पे टिक जाएगा, लेकिन टिके रहना है अपनी बात पे। जब तक कारण ना पता करे अपने 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 कॉन्सेप्ट बनाओ, अपने कॉन्सेप्ट बनाओ पहले तो। वो सही गलत है बात की बात है, तुम अपने कॉन्सेप्ट पे टिकना सीखो पहले तो।
क्या क्या डेटा दिया है? ऑक्सीजन का मास दिया है 15.9994, हीलियम का दिया है 4.0026। तो बताओ इन तीन में से केस 1, केस 2, केस 3 में किस केस का डिस्कशन है? ये केस 1, क्योंकि चर्चा इन्होंने ना रेस्ट मास एनर्जी से करी है ना बाइंडिंग एनर्जी। चर्चा कहां से करी है? मास दे के करी है। कर लिया? कहीं कुछ रफ किया है? रफ दिखाओ। यार इतना भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना था। लिखी दो कि तुमने जो कैलकुलेटर से किया वो क्या किया है। इसमें से घटाया, वेरी गुड, सही है आंसर। मिला जी? आ गया, ये में आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, उम्मीद से बढ़िया। इन्होंने अपना कैलकुलेटर में सब दिखा भी दिया यार। ऐसा कैलकुलेटर यूज करो यार, करना है तो। ठीक, हाँ यही करना है। होल ब्रैकेट लगाओ इसमें, है ना, पूरे में 931.5। कुछ डिस्टर्ब है यार? हेडिंग जा रही थी यार। ये 2 नंबर पे है ना जी। तीन कभी यूज करते हो? 3 भी यूज किया करो। देखो जब कभी दोनों बोर्ड का सहारा लिया जाए तो 3 भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं आधा ये बोर्ड ही सब पढ़ा रहा हूँ, आधा ये बोर्ड, तो 3 नंबर भी यूज कर सकते हो। ऐसे ऐसी सिचुएशन में ये क्या हुआ? चल बाद में 2 नंबर लगा। कितना है? ठीक ठीक। तो मुझे बताओ किसका मास ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? भाई क्योंकि इसी के कुछ मास का एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। ये भाव मन में रहना चाहिए कौन ज्यादा होगा। तो 4 × 4.0026 ये है रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का मास है। और इसका कितना है? 1659, क्या लिखा है? 15.9994। तो इसमें से इसको घटाना चाहिए। तो ये हमारा मास डिफेक्ट आ गया, और वो भी किस में आया है? एएमयू में। इतना तो सबको पता है, एएमयू में आ गया। तो बस इस मास डिफेक्ट को किसके साथ? ये आया है 0.011। am I right? ज्यादातर लोगों ने मुझे यही दिखाया 0.011। उसके साथ ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा है 1024 1.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंफर्म करें जरा। कितने लोग आ गया है? कोई दिक्कत है किसी को? ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का मास क्योंकि 4 मॉलिक्यूल है तो 4 × दिस, ये रिएक्टेंट का मास हो गया। ये प्रोडक्ट का। ज्यादा कौन होगा? रिएक्टेंट, इसलिए क्योंकि उसी मास में से एनर्जी बनी है, उसी मास में से एनर्जी बनी है, तो इसका ऑब्वियसली कम होगा। तो ज्यादा में से कम घटाना है तो मास आ गया। वो भी किस में आया? एएमयू में। जब एएमयू में मास पता हो और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी लाना हो तो 931 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां मैंने यही चीज समझाई है। क्लियर है? ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास डिफेक्ट है। और जो हम शुरू में बात कर रहे थे वो न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअल न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास और उसका कैलकुलेटेड का अंतर था।
ये अंतर है थोड़ा सा पुरानी कहानी और इस कहानी में। क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो मैंने यार हर कैटेगरी लगभग छू ली है। रेस्ट मास एनर्जी पे भी क्वेश्चन कम ही आते हैं, बट ये भी एक चीज है कि अगर कोई कहते हैं यार इसकी रेस्ट मास एनर्जी मान लिया 100 जूल है, चलो इसकी 100 है और इसकी 1200 है, तो क्या करोगे? 1200 थोड़ा ज्यादा बोल दी, इसकी 100 है और इसकी 300 है, तो तुम क्या करोगे? 100 इंटू 4 400, ये 300 माइनस कर दोगे तो एनर्जी निकल आएगी। रेस्ट मास एनर्जी उसी की ज्यादा होती है जिसका मास ज्यादा होता है, क्योंकि रेस्ट मास एनर्जी बेसिकली मास ही से रिलेटेड है। क्या इतनी बात समझ गए? तीनों बातें क्लियर है? एक बहुत फिक्स लैंग्वेज है क्वेश्चन की जिसमें थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात करते हैं। हम प्लांट के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। बिजली बनाने के लिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें क्या होता है? अंदर न्यूक्लियर फिजन कराया जाता है। ये कंट्रोल रॉड है ताकि फिजन कंट्रोल वे में हो, उसके न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के लिए। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं। कंट्रोल रॉड क्या करते हैं? यूरेनियम से निकले हुए एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि रिएक्शन थोड़ा स्लो हो सके। रिएक्शन होने से क्या निकलती है? एनर्जी, मतलब गर्मी निकलती है। वो गर्मी क्या करती है? पानी को गर्म करती है। गर्म पानी टरबाइन को घुमाता है और टरबाइन घूम गया तो बिजली पैदा हो गई। टरबाइन घूमने से बिजली कैसे पैदा होती है? ये कहानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, उसकी हमें चिंता नहीं करना। खैर, तो जब भी यार थर्मल पावर प्लांट में बिजली पैदा कराई जाती या न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली पैदा करी जाती, तो उसमें एक चीज लिखी होती, कितने मेगावाट का ये प्लांट है। जैसे कह दिया यार कि 5000 मेगावाट का ये प्लांट है, मतलब क्या कि वो 5000 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी हर सेकेंड जनरेट कर रहा है या खा रहा है? जनरेट कर रहा है। ऑब्वियसली यार हमको आउटपुट से मतलब है, उसके लिए वो कितनी एनर्जी खा रहा है इससे हमें मतलब नहीं है। तो जैसे कभी कोई कहता है यार कि कोई पावर प्लांट ऑफ P मेगावाट, मेगावाट आमतौर पे मेगावाट में दिया होता है यार, इसका मतलब P इंटू 10⁶ वाट, ऐसा मतलब हुआ ना। मैं एक लैंग्वेज समझाना चाह रहा हूं, अगर कभी ऐसी लैंग्वेज आए तो ये सिंपल यूनिटरी मेथड है, इतने वाट है ना, और उसके अंदर एक रिएक्शन चल रही है यूरेनियम की, हो सकता है कोई और रिएक्शन चल रही हो। मान लिया उसकी जो एनर्जी है वो किससे आ रही है? यूरेनियम से। तो यूरेनियम की रिएक्शन पता है 235 से बेरियम बनता था और क्रिप्टॉन बनता था। ये 56 होता था और ये देख लो यार क्या था। हाँ जो भी है, और साथ में इससे क्या निकलती है? एनर्जी। इसको मैं E लिख देता हूं, चलेगा? तो ये एनर्जी तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती थी। ये बात क्लियर कर लें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा वॉट कौन बड़ी चीज है? चलो मैं तुम्हें समझा दूं, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? एक मेगावाट कितना होता है? 1 इंटू 10⁶ वाट, या 1 इंटू 10⁶ जूल पर सेकेंड। चलो इसको भी जूल पर सेकेंड में निकालते हैं, थोड़ा भाव आया मन में। 1 इंटू 10⁶, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में बदलना है तो क्या करोगे? जूल पर सेकेंड। ये पता है कितना आएगा यार? 1.6 इंटू 10⁻13 जूल पर सेकेंड। ये बड़ी चीज नहीं है भाई, बहुत छोटी। तो यार एक यूरेनियम एटम तो अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं देता, इतना छोटा है। यानी अगर मैं कहूं कि मेरी उंगली में चुटकी भर यूरेनियम है, चुटकी भर सिंदूर नहीं है, डायलॉग याद आता है। चुटकी भर यूरेनियम है, तो चुटकी भर यूरेनियम को मतलब अरबों खरबों यूरेनियम न्यूक्लियस हो गए। अगर चुटकी भर यूरेनियम है तो जब खरबों 10 की पावर मतलब 10 की, अगर 1 ग्राम भी है ना, एक ग्राम भी है तो बहुत बड़ा नंबर आ गया।
उसमें 10 की पावर 20 के आसपास एटम्स हैं, तब जो एनर्जी निकलेगी उसका लेवल बहुत बड़ा होगा 1 ग्राम से भी। लेकिन एक यूरेनियम से थोड़ी ज्यादा निकलती है, एक यूरेनियम से तो बहुत कम निकलती है। जस्ट मिनट, क्या ये बात समझ गए? तो मैंने कहा कि ये एनर्जी मुझे पता है ई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आमतौर पे ये किस में पता होगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में भी हो सकता है, मैं बहुत जनरल बात करने वाला हूं, ठीक है? तो बताओ एनर्जी पर यूरेनियम एटम इन जूल क्या होगा? इन जूल क्या होगा? ये ई तो क्या दिया था? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना? कैपिटल ई ले देते हैं, तो ये जूल में कितना हो जाएगा? ई इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। ये एक रिएक्शन की एनर्जी है। नहीं, अच्छा मेगा भी तो था, सॉरी, मेगा का मतलब 10 की पावर 6। चलो, ये मैं बहुत जनरल बात कर रहा हूं, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो, मेगा है तो 10 की पावर 6 करना पड़ा, हो सकता है ये जूली में दिया हो, तो ये कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ, जस्ट अ मिनट, P इंटू 10 की पावर 6, वॉट को मैं जूल पर सेकंड लिख दूं, चलेगा? अरे वॉट का तो यही मतलब होता है। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कंज्यूम्ड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी रिएक्शन हो जाती हैं, यानी कितने यूरेनियम शहीद हो जाते हैं, कैसे निकालोगे यार? इतने जूल प्रोडक्शन हो रहा है। इस मिनट, अभी एक और चीज मैं मिस कर रहा हूं। अगर कभी इफिशियंसी दिया जाए प्लांट की, इफिशियंसी ऑफ प्लांट इज X%, इसका मतलब क्या होता है? इफिशियंसी परसेंट में दिया हो तो पावर आउट अपॉन पावर इन इंटू 100, वो क्या दे रखा है? इफिशियंसी क्या होता है? आउट अपॉन इन इंटू 100। इफिशियंसी फ्रैक्शन में भी होती है, अगर फ्रैक्शन में दी हो तो 100 मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, परसेंट में दी जाए तो 100 में मल्टीप्लाई। मैं लैंग्वेज बता रहा हूं कि कैसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें क्या स्टेप करना है, इसके लिए कोई थ्योरी नहीं है ना? ये जो मैं न्यूमेरिकल वर्क कर रहा हूं ये तुम्हें तैयार कर रहा हूं कि अगर ऐसा आ जाए तो कैसे करना है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलेगा भी। ये बात समझ में आ गई? तो बता, हमको जो रिएक्शन खा रहा है ये पावर प्लांट, वो पावर इन में आएगा या पावर आउट में आएगा? इन में आएगा। वो खा रहा है तब आउट दे रहा है, तो मुझे पावर इन चाहिए। पावर इन क्या होगा? पावर आउट अपॉन एक्स इंटू 100, यानी जैसे मान लीजिए 20% है तो 20 डिवाइड में आ जाएगा, तो पता ये नंबर और बड़ा हो जाएगा। मतलब कि जितना पावर प्लांट दे रहा है उससे ज्यादा पावर यूरेनियम दे रहा है, तब वो बिजली पैदा हो रही है। यानी यार यूरेनियम ने दिया ज्यादा और बिजली पैदा हुई कम, बीच में कुछ लॉसेस इन्वॉल्व हैं, तो ये नंबर ऑब्वियसली बड़ा आएगा क्योंकि x 100 से तो छोटा ही होगा। क्या जनता समझ पा रही है? ये आंसर क्या आ गया? कितना पावर प्लांट दे रहा है। अब कितनी रिएक्शन कंज्यूम हुई इतना पावर देने के लिए? ये पावर कौन दे रहा है? यूरेनियम। तो रिएक्शन कैसे आएंगी? यार इतना बड़ा क्वेश्चन आए इसके ना के बराबर चांस है, लेकिन एक भी स्टेप आ गया तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कितनी रिएक्शन यूज हुई, कैसे आएगा। क्या बताओ हमें एनर्जी ऑफ वन रिएक्शन पता है कि नहीं? एनर्जी पर रिएक्शन ये पता है ना? और टोटल एनर्जी पर सेकंड पता है? टोटल एनर्जी कंज्यूम पर सेकंड ये भी पता है। कहां पता है? इस पूरे डिस्कशन में कहां मैंने बात करी? ये क्या है? एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड, पावर प्लांट ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की। इतना पावर, जैसे मैं कह दूं 100 जूल कंज्यूम कर रहा है और एक रिएक्शन 2 जूल देती है, तो बताओ कितनी रिएक्शन चाहिए? 100 डिवाइड बाई 50। और क्योंकि ये आंसर जूल पर सेकंड में है तो इससे आंसर भी रिएक्शंस पर सेकंड आएगा। इससे आंसर क्या आएगा? इतनी रिएक्शन पर सेकंड। क्या ये बात समझ गए? इतनी रिएक्शन यानी एक सेकंड में इतनी रिएक्शन हो जाएंगी। तो कोई पूछे यार इन 1 आवर कितनी रिएक्शन हो जाएंगी, इन 1 डे कितनी हो जाएंगी, एक दिन में कितनी रिएक्शन हो जाएंगी?
तो चलो ये आंसर मान लिया, कुछ आ गया। इस आंसर के साथ कितना, 1 घंटे में 3600 और 1 दिन में 24, इतनी रिएक्शंस आ जाएंगी? नहीं, इतनी रिएक्शंस आ जाएंगी। क्या समझ रहे हो? इतनी रिएक्शन। अब बता रहे एक रिएक्शन में मास कितना है, मास ऑफ वन रिएक्शन यूरेनियम का, यूरेनियम मास 235 ग्राम एमयू, क्या एमयू। तो इतनी रिएक्शन, ये जो भी आंसर आएगा इसको मैं कुछ भी नंबर देता हूं एन, तो बताओ एन रिएक्शन में कितना मास आएगा, मास ऑफ एन रिएक्शन वो आएगा 235 इंटू एन एमयू। लेकिन हमें तो आंसर ग्राम में चाहिए, कोई बात नहीं, इसके साथ और क्या मल्टीप्लाई करोगे, इतने ग्राम। यानी कोई ये पूछे कि इसका पर डे कितना यूरेनियम खर्च होता है, सॉरी केजी होता है, केजी होता है। यानी एक दिन में क्वेश्चन क्या होगा कि पावर प्लांट इतना वाटर कंज्यूम करता है और एक रिएक्शन कितनी एनर्जी निकालती, ये दिया जाएगा और पूछा जाएगा दिन भर में कितना यूरेनियम खर्च हो जाएगा, दिन भर में कितना, वो साल भर में भी हो सकता है, घंटे भर में भी हो सकता है। अगर घंटे भर होता तो यहाँ 24 मल्टीप्लाई ना करते, अगर साल भर होता तो इसमें एक 365 और मल्टीप्लाई करते। ये छोटे मोटे बदलाव समझ में आना चाहिए। तो ये हमें पता चल गया इतनी रिएक्शन हर दिन और हर रिएक्शन में इतना मास है, तो इसका मतलब इतना मास हर दिन खर्च हो रहा है और ये मास एमयू में है तो इतना किलोग्राम हर दिन खर्च हो रहा है। मैंने कोई 1 साल वाला क्वेश्चन किया था, उसका आंसर कुछ 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम आया था। यानी 1 साल यूरेनियम खर्च होगा तो 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम साल भर की बिजली पैदा हो जाएगी। ऐसा कुछ आंसर निकला था। ये तुम यार मोटा मोटा स्ट्रक्चर समझ लो, कहां से क्वेश्चन आएगा किसी को नहीं पता है। बिगेस्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, तुम्हें आसान करने के लिए हो सकता है चीजें आसान कर दे। जैसे मुझे ये आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने जूली में दिया हो, है ना, और एनर्जी ये कहते 100% इफिशिएंट है, तुम्हें आसान करने के लिए क्या करेगा, 100% इफिशिएंट है कर दे और पूछे बताओ पर सेकंड कितनी रिएक्शन खर्च हो रही होंगी, यही पूछ दे, पर सेकंड कितनी रिएक्शन, तो पर सेकंड इतनी एनर्जी डिवाइड बाय एक रिएक्शन की एनर्जी, तो सीधे बात डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। इजी करने के लिए तुम्हारे लिए ऐसे पेश करेगा। क्या जनता समझ पा रही? या हो सकता है ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट तुमसे करवाए, ये जूल में ऑलरेडी है तो जूल डिवाइड बाय जूल करोगे रिएक्शन आ जाएंगी। ये मैक्सिमम वर्स्ट सिचुएशन वाली लैंग्वेज मैंने बताई है। ओके, एक क्वेश्चन मिल गया है मुझे, क्वेश्चन नंबर 24, शायद एक ही है, क्वेश्चन नंबर 24। ये करेंगे तो ये पूरी कहानी तुम्हें पक्की हो जाएगी, अभी केवल बताने से काम बनेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, एक दिन में कितना यूरेनियम खर्च होगा, कितना यूरेनियम खर्च होगा। इसको पहले ट्राई करें फिर मैं थोड़ा मदद करूं, पहले दिमाग में क्वेश्चन तो ले आए अच्छे से। ट्राई करने का मतलब होता है कि तुम्हारे मन में कुछ थॉट चले हैं, तब थोड़ा मदद होगी। तुम सॉल्व नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट तुम्हें कम से कम वो लिखना है कि किसमें किसको डिवाइड करना, किसमें किसको मल्टीप्लाई करना, वो लिखो। तुम एंड में जाके सॉल्व मत करना तो चलेगा, बट तुम फैसले तो लो कम से कम।
जब भी तुम्हारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डेटा बहुत आसान आएगा, ये पक्का समझ लो। इसलिए तुम्हें कम से कम स्टेप समझना चाहिए। दो चीजें दी हैं कि एक रिएक्शन कितनी एनर्जी निकालती है और हर सेकंड कितनी एनर्जी पावर प्लांट जनरेट करता है। 4 नहीं बेटा, x प्लस वाई है। वॉट का मतलब होता है इतने जूल पर सेकंड। मैं कह रहा हूं यही दो चीजें दी जाएंगी, कितना इजी करना है ये डिपेंड करता है। देखो यार, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये जूल पर सेकंड में है, थोड़ा अंतर है। आसान करना होता तो ये भी ये जूल में दे देते। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में एफिशिएंसी की कोई बात नहीं करी गई, तो तुम क्या करोगे, क्या मानोगे? यार ये बिल्कुल एकदम रेगुलर फैशन है, अगर एफिशिएंसी नहीं दी है तो 100%। इसका मतलब पावर आउट और पावर इन बराबर है, ये इस पे कोई कहने की बात नहीं है। नहीं दिया तो हम यही मान के चलेंगे कि 100% इफिशिएंसी। हालांकि दुनिया कोई पावर प्लांट 100% इफिशिएंट होता नहीं है, बट हम यही मान के चलें क्योंकि डेटा नहीं है तो हम क्या करें। तो यार कुल मिला के इतना पावर प्लांट कंज्यूम कर रहा है हर सेकंड, और इतना जनरेट हो रहा है एक रिएक्शन से। अब मुझे लगता है कुछ बोलना नहीं चाहिए यार, कुछ तो करो पहले, तुम कुछ तो करो, पेन चलाओ, हाथ चलाओ, कुछ करो। वेरी गुड। ये देखो MeV में है तो जूल में बदलने के लिए मैंने क्या किया है, ई से, और मेगा की जगह 10⁶ है यहाँ पे। यहाँ ज्यादा है, क्वेश्चन में जरूरत कम की है। तो यार पहला काम तो यही कर लो, चलो 200 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻, ये किस में बदल गया, जूल में। अब बढ़िया है, जूल में ये भी और जूल पर सेकंड में ये भी। स्टेप दिखा दे, कोई बात नहीं। ये क्या है, जनरेशन है, इतना जनरेशन है, और ये एक रिएक्शन का है। तो ये नंबर ऑफ रिएक्शन 1 सेकंड की हो गई, तो ये नंबर ऑफ रिएक्शन आ गई। क्या नंबर ऑफ रिएक्शन पूछा है? नो, मास पूछा है। बिल्कुल, नंबर ऑफ रिएक्शन का आंसर लाना बड़ा आसान है। बताओ नंबर ऑफ रिएक्शन, एनीवन एल्स, कोई दिखाना चाह रहा है नंबर ऑफ रिएक्शन तक पहुंचे? ठीक है, ये नंबर ऑफ रिएक्शंस, ये पर डे का सॉल्व क्यों किया है, मुझे सॉल्विंग नहीं चाहिए। बताओ। अच्छा, नंबर ऑफ रिएक्शन पर सेकंड क्या होगा, पर सेकंड क्या होगा? तो यार पर सेकंड इतना पावर चाहिए है और एक रिएक्शन से इतनी एनर्जी निकलती है, तो तुम्हें क्या करना होता है हमेशा? अरे देखो मैंने क्या बताया, टोटल एनर्जी कंज्यूम और एक रिएक्शन से कितनी निकली डिवाइड करना होता है। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी है, टोटल में से 1 रिएक्शन वाली एनर्जी डिवाइड करना होता है। टोटल कितना है, 10⁶ में से क्या डिवाइड करना है,
10⁻⁻19। सॉल्विंग नहीं चाहिए, ये आ गया नंबर ऑफ रिएक्शन। अगर ये नंबर ऑफ रिएक्शन पर सेकंड आया ना भाई, क्योंकि ये भी एनर्जी किस में थी, ये जूल पर सेकंड में थी, तो रिएक्शन पर सेकंड में आया। मुझे कितनी देर का चाहिए, तो नंबर ऑफ रिएक्शन इन 1 डे क्या है, कैसे आएगा 1 डे। तो यार इस आंसर में से इंटू 24 इंटू 3600 करना पड़ेगा। इस आंसर में से मैं सॉल्व कर ही नहीं रहा हूं, बस तुम इसको ध्यान दो क्या करना है। ये आ गया यार, एक दिन में इतनी रिएक्शन खर्च हुई, नंबर ऑफ रिएक्शन आ गया, एन आ गया। तो क्या नंबर ऑफ रिएक्शन पूछा है, क्या मास पूछा है, तो मास कैसे आएगा, मास जितनी रिएक्शन आई है, यानी ये पूरा आंसर यहां डालना है। जितनी रिएक्शन आई है, क्या हर रिएक्शन कितना खाएगा, कितना मास लेगा, 235। तो क्या 235 एक यूरेनियम एटम का मास है, तो वो ग्राम में थोड़ी होगा, -27। अब ये आंसर केजी में आ गया, हालांकि आंसर किस में दिए, ग्राम में, तो इसमें 1000 से और मल्टीप्लाई कर देना, तभी आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में। क्या समझ गया यार, ये स्टेप्स हैं। आंसर मैच करा क्या किसी का, कोई एक जने बता दो, मैं आंसर में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास इतना मुश्किल डेटा नहीं आएगा। मुझे जो क्वेश्चन मिला मैंने डाल दिया, ताकि तुम्हें बस स्टेप समझ में आ जाए। इसमें इजी करना होगा तो ये आंसर हो सकता है जूल में, हो सकता है यही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दें, तो तुम्हारे लिए नंबर ऑफ रिएक्शन निकालना। अच्छा, क्योंकि ये जूल पर सेकंड में है, तो रिएक्शन भी पर सेकंड में आया है, आराम से समझ लें यार। तुम्हारा एक स्टेप ये बच गया, एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ा। एनीवन, किसी एक, क्या है बेटा, 10 ऑप्शन नहीं है, 1 ग्राम। 2 लोग 100 ग्राम बोल रहे हैं, तो मेजॉरिटी विन। मतलब उम्मीद है कि 2 लोगों ने सेम गलती नहीं करी होगी, और कोई 100 ग्राम 3 लोग कंफर्म कर दें तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, इतना गंदा डेटा नीट में नहीं आएगा। लगभग आएगा यार, एग्जैक्ट 100 ग्राम नहीं आएगा, लगभग चलेगा। तो 100 ग्राम आ गया, यानी यार एक दिन में 100 ग्राम, एक दिन में 100 ग्राम यूरेनियम है, तो हमारा 200 मेगावाट, कितना, 1 मेगावाट के पावर प्लांट में 100 ग्राम यूरेनियम खर्च होता है दिन भर में। 100 ग्राम अपने हाथ में आ जाएगा, 100 ग्राम, 100 ग्राम, यानी यार 10-15 किलो में पूरा साल का खर्चा चल जाएगा। यूरेनियम इतनी महंगी चीज है, तुम अंदाजा लगाओ यार। दुनिया में सबसे महंगी चीज यूरेनियम है इस समय, सोने से भी ज्यादा महंगा है, लेकिन हम यूरेनियम की बाली नहीं बना सकते, यूरेनियम का हार नहीं बना सकते, यूरेनियम से बिजली पैदा कर सकते। हाँ भाई, क्लियर है। ये एक्सट्रीम सिचुएशन है। एक क्वेश्चन मैंने इसीलिए करा दिया कि भैया इसका कुछ पार्ट उठा ले तो तुम्हें कुछ तो फीलिंग आए कि भैया ऐसा नहीं कि ब्लैंक हो जाओ। ये यूनिटरी मेथड है यार, ये कोई मैथ्स, मतलब ये मैथ्स वही है 8वीं तक जो तुमने पढ़ा है, उसी को एक्सप्रेस किया गया है। क्या क्लियर है भाई लोग? ये नोट कर लें, समझ लें, किसी स्टेप में कोई दिक्कत है तो बहस कर लें, डिस्कस कर लें। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। पर ईयर पूछा होता तो और क्या बढ़ जाता, 365 है ना। न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोसेस जो होते हैं या कई बार कराए जाते हैं, ये सारे पॉसिबल प्रोसेस मैंने यहां लिखे हैं। और प्रोसेस होने से ए और जेड पे क्या फर्क पड़ता है। ए मतलब मास नंबर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। मास नंबर और एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ता है न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस होने से। ये कुछ 4-5 प्रोसेस हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जिनकी थोड़ा बहुत चर्चा अभी हमने पहले भी करी है। क्या क्या न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है। तो यार न्यूक्लियस के अंदर
मैंने कहा अल्फा बीटा गामा, इनको स्पॉन्टेनियस डिके बोला जाता है। अल्फा बीटा गामा क्या है? स्पॉन्टेनियस मतलब ये होते रहते हैं, इनको कराना नहीं पड़ता, ये अपने आप होते रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी प्रोसेस हैं जो कभी कभार होते हैं, यानी होते रहते, स्पॉन्टेनियस नहीं है, कभी कभार कुछ खास सर्कमस्टेंसेस में होते हैं। तो वो सारे प्रोसेस मैंने यहां कवर किए हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर ही पहुंच जाओ यार, पहले तो बाहर की बातें मिक्स ना करने, ये बड़ी समस्या है कि लोग न्यूक्लियस लेवल पे बात करो तो फिर एटम की बात उसमें मिक्स कर देते। तो हम एटम के न्यूक्लियस के भीतर हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन्हीं के साथ कुछ होगा, दैट्स इट। अपना दायरा सोचने का लिमिटेड कर दें। मैंने एक बात बोली थी यार कि बड़ी फैमिली वाले लोग, जैसे मान लिया 235 मेंबर हैं यूरेनियम में, तो बचे हुए 231 ने 4 लोगों को पकड़ा और उठा के फेंक दिया, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के गुच्छे को। अब यही क्यों चुनते हैं, ये भी एक बड़ा रहस्य का विषय है कि यही क्यों निकलता है, क्योंकि यार 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का गुच्छा एक मीनिंग रखता है जो नेचर में पाया जाता है, दैट इज हीलियम। नहीं, 3 न्यूट्रॉन क्यों नहीं होते? क्योंकि ऐसा नेचर एक्सेप्ट नहीं करता है, कुछ भी कारण होगा भाई। करता तो ऐसा भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता, नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसकी संभावना नहीं है। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के गुच्छे को फैमिली ने बाहर फेंक दिया। क्यों फेंका है? स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा डिके। यानी कोई न्यूक्लियस है जिसको जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट किया गया है और उसने एक अल्फा पार्टिकल फेंक दिया है। अल्फा पार्टिकल, यही है अल्फा पार्टिकल। क्या है? हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। भाई हीलियम के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो हीलियम न्यूक्लियस बना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने को प्लस प्लस लिख दिया जाता है। तो जब भी यार किसी एटम से हीलियम निकल आए, उसी हीलियम को हम क्या बोल देते हैं? अल्फा पार्टिकल। मुझे बताओ, अल्फा पार्टिकल निकला है तो क्या कम हुआ है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो जेड में कितनी कमी आई? भाई प्रोटॉन की काउंटिंग तो होती है जेड। तो बताओ, जो हमारा एलिमेंट था, पहली बात तो एलिमेंट का नाम बदल गया, पहले एक्स था, मैंने उसका नाम वाई रखा है। क्यों? एलिमेंट की पहचान उसके जेड से है, जेड बदल गया तो एलिमेंट बदल गया। क्या उसका जेड कितना हो गया? Z-2। और ए कितना हो गया? A-4। ये सिंपल मैथ्स है, इसमें याद रखने जैसा कुछ है ही नहीं। क्या मैं इसमें लिखाऊं कि जेड में 2 की कमी आ जाती है और ए में 4 की कमी आ जाती है? तो वो आना ही चाहिए यार। जब हीलियम निकालोगे जिसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिला के यहां लिखा जाता है और प्रोटॉन नीचे लिखा जाता है। तो अगर यहां Z2 आ गया तो यहां Z2 कम हो गया, ऊपर 4 आ गया तो यहां 4 कम हो गया। बनी बात है, ये सिंपल मैथ्स है यार, इसमें कुछ लिखने जैसी बात नहीं कि ऐसा होता है, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या जनता समझ पा रही है? तो ये हमारा क्या है? अल्फा डिके। अल्फा डिके समझ में आ गया यार? क्यों होता है? ऑब्वियसली यार स्टेबिलिटी पाने के लिए। किस लिए होता है अगर कोई पूछे तो तुम्हें पता है, टू अचीव स्टेबिलिटी। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कन्वर्जन, ये स्टेबिलिटी पाने के लिए नहीं होता, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का एक रेशियो मेंटेन करने के लिए होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो का एक ग्राफ है, उस ग्राफ वाली लाइन के इधर उधर ही ये रेशियो मेंटेन होता है। ज्यादा इधर उधर हो गया तो फिर वो न्यूट्रॉन नहीं रह पाता है। एक ग्राफ बीच में आया था, मैंने उसको जल्दी से हटा दिया था, देख के उलझन ना हो। ये सारी एलिमेंट के प्रोटॉन काउंटिंग और न्यूट्रॉन काउंटिंग का ग्राफ बनाया गया है। यानी प्रोटॉन 24 है तो न्यूट्रॉन कितने हैं, है ना? वो 24 के आसपास है। अगर बराबर होते तो ये लाइन है, लेकिन बराबर से न्यूट्रॉन अक्सर थोड़ा से ज्यादा होते हैं। अगर बराबर होते तो इस लाइन के इधर उधर एलिमेंट एग्जिस्ट करते, लेकिन बराबर होते नहीं है। शुरू में बराबर होते हैं, बाद में न्यूट्रॉन बढ़ने लगते हैं। तो देखा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में न्यूट्रॉन की काउंटिंग चौड़ाई है, प्रोटॉन की काउंटिंग चौड़ाई है और न्यूट्रॉन की काउंटिंग ऊंचाई है। तो कहीं ना कहीं ऊंचाई थोड़ा तेजी से बढ़ रही है। तो यहां पे अगर तुम चाहो तो यार इसका एक कर्व बना सकते हो, ये सारे एलिमेंट का है, इस कर्व के ऊपर नीचे ही सारा है। कोई एलिमेंट अगर इधर वाला होगा, इधर वाला, तो नहीं रह पाएगा, नेचर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो या तो अपना न्यूट्रॉन तोड़ के प्रोटॉन कैटेगरी में, प्रोटॉन कम कर लेगा तो वो इसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो अक्सर कोई तुमसे पूछे न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कन्वर्जन क्यों होता है, क्योंकि टू मच न्यूट्रॉन्स हैं उसके अंदर, उतना नेचर सपोर्ट नहीं करता है। वो ग्राफ नोट नहीं करना, बस मैं बता रहा हूं यार। न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूट्रल चीज अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रही है तो ऐसा कैसे हो सकता है, वरना चार्ज वाला मामला फंस जाएगा। तो इसका मतलब साथ में कोई चीज निगेटिव वाली भी निकलती होगी, बल्कि देखी गई थी। अब क्या प्लस माइनस मिला के 0 हो गया कि नहीं? तो न्यूट्रॉन भी न्यूट्रल था और ये दोनों मिला के भी न्यूट्रल हैं।
तो जब भी न्यूट्रल चीज प्रोटॉन बनाएगी तो साथ में क्या निकालेगी, इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट बीटा में माइनस ना लगाए तो वो बीटा पार्टिकल बीटा माइनस ही होता है, बीटा पार्टिकल बीटा माइनस होता है। कोई कुछ ना बोले तो माइनस बी माइनस होगा, जो बी बीटा प्लस होता है तो वो बोलता है। क्या जनता समझ पा रही है यार? न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कन्वर्जन। जब भी यार कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकलता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकलता है तो उसको हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है तो आमतौर पे ये माना जाता है कि वो एटम का हिस्सा बन जाता है या रिवॉल्व करने लगता है या सम टाइम बिल्कुल बाहर ही निकल जाता है, बाहर ही निकल जाता है। तो वो कोई स्पिन लेके निकलता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है तो या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन लेके निकलता है। तो साइंटिस्ट का मत था कि अगर ये क्लॉकवाइज स्पिन लेके निकला है तो कोई एंटी क्लॉकवाइज स्पिन लेके भी निकलना चाहिए, है ना। ऐसी थ्योरी पहले से प्रपोज करी गई थी, लेकिन उस जमाने तक ये डिटेक्ट नहीं किया गया था ऐसी कोई चीज होती भी है कि नहीं। तो बाद में बहुत जाके पता चला कि इलेक्ट्रॉन से भी बहुत छोटी चीज एक नेचर में एग्जिस्ट करती है, जिसको डिटेक्ट करना हमारे अब डिटेक्ट किया जा चुका है। उसको क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। इसका नाम क्या है, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, इसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। ये न्यू है यार, न्यू सिंबल जो हम फ्रीक्वेंसी वाला सिंबल बनाते हैं उसी का एंटी न्यूट्रिनो। तो ऐसा बाद में देखा गया कि एंटी न्यूट्रिनो वो पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन का उल्टा स्पिन लेके निकलता है, यानी ये ऑपोजिट स्पिन या कभी कभी लिखते हैं ऑपोजिट एंगुलर मोमेंटम लेके निकलता है, एंगुलर मोमेंटम लेके निकलता है। कई बार यही क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रॉन का अपोजिट एंगुलर मोमेंटम लेके कौन निकलता है, तो नाम है एंटी न्यूट्रिनो। देखो यार, मैंने अभी ये समझाया है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया। एलिमेंट का नाम मैंने यहां लिखा है ZX से। इसी एलिमेंट के ए में से, ए संख्या में से कोई एक न्यूट्रॉन के साथ ये हुआ है, कोई एक न्यूट्रॉन के साथ ये हुआ है, यानी वो न्यूट्रॉन किस में बदल गया है, प्रोटॉन में। तो बताओ ए में क्या फर्क पड़ेगा, ए में क्या फर्क पड़ेगा। तो मुझे पता है न्यूट्रॉन का ए 1 होता है, प्रोटॉन का ए भी 1 होता है। मास नंबर ए क्या है, मास नंबर, तो प्रोटॉन का भी 1 होता है और न्यूट्रॉन का भी मास नंबर क्या होता है, 1। तो मास नंबर में कोई फर्क, लेकिन प्रोटॉन काउंट में, प्रोटॉन काउंटिंग जेड होता है, प्रोटॉन काउंटिंग में फर्क पड़ा कि नहीं। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला है तो प्रोटॉन का काउंट एक बढ़ जाएगा, यानी जेड क्या हो गया, Z+1, और ए पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। Z+1 क्यों होगा, क्योंकि यार इसी से जेड तय होता है, प्रोटॉन की संख्या से। क्या जनता समझ पा रही है यार, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बना तो जेड बढ़ गया, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिला के ए बोलते हैं। एक कम हुआ है एक बढ़ा है तो ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात समझे, ये मैथमेटिकल बात है। अगर तुम लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख लो यार, बचपन से लैंग्वेज में लिखा ही है यार कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कन्वर्जन होता है, बीटा पार्टिकल निकलता है। जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो ए में कोई फर्क नहीं पड़ता और जेड एक बढ़ जाता है जब भी बीटा पार्टिकल निकलता है ना। हाँ, हाँ, एंटी न्यूट्रिनो का चार्ज कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। चार्ज देखो यार, प्लस यहां है माइनस यहां, तो चार्ज की अब चर्चा करना ही नहीं है। एंटी न्यूट्रिनो में कोई चार्ज नहीं भाई, एंटी न्यूट्रिनो बस एंगुलर मोमेंटम लेके निकलता है। किसका एंगुलर मोमेंटम, जैसा इलेक्ट्रॉन का है उसका उल्टा, बस इतनी सी बात है। हाँ, एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, इतनी बात क्लियर है। बीटा प्लस पार्टिकल ये कब निकलेगा, जब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कन्वर्जन होगा। भाई प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो कौन लेके निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन जैसे मास का पार्टिकल। इसका मास कैसा है, इलेक्ट्रॉन जैसा, और चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रॉन का उल्टा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, बीटा प्लस। अब इसको बीटा पार्टिकल नहीं कह सकते यार, इसको बीटा प्लस ही बोलना पड़ेगा यार, क्योंकि बीटा पार्टिकल नाम उसको पड़ चुका था। और जब बीटा प्लस निकलता है तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल है, इसके अंदर भी तो एंगुलर मोमेंटम होगा, है ना। तो इसके एंगुलर मोमेंटम का उल्टा एंगुलर मोमेंटम लेके कौन निकलता है, न्यूट्रिनो। यहां नाम था एंटी न्यूट्रिनो, यहां नाम क्या है, न्यूट्रिनो। अगेन न्यूट्रिनो का भी वही काम है
कि बीटा प्लस जो एंगुलर मोमेंटम लेके निकलता है उसका उल्टा न्यूट्रिनो होता है। मैंने कब कहा ये इलेक्ट्रॉन है? इसका नाम मैंने इलेक्ट्रॉन बोला ही नहीं। ये मास इलेक्ट्रॉन जैसा है, इसका मास सेम एज इलेक्ट्रॉन, बट ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, एंड चार्ज पॉजिटिव है, अपोजिट है, तो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते, इसको बीटा पार्टिकल ही बोलेंगे। इसको बीटा प्लस बोलेंगे, इसको हम बीटा बोल सकते हैं, बीटा माइनस बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही है, इसमें तो कुछ है, अंतर है ही नहीं इसकी प्रॉपर्टी में। बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन ही है। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन क्यों कन्वर्ट होता है यार? प्रोटॉन ज्यादा थे इसलिए कन्वर्ट हो गए, खत्म बात। एक और प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। कभी कभी ऐसा न्यूक्लियस के अंदर हो जाता है, ये बहुत रेयर घटना है, स्पॉन्टेनियस घटना नहीं है, कि वो ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को खींच ले और अपने से मिला ले। अब यार अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन की तो कोई जगह थी नहीं, वहां तो पॉजिटिव रहा करता था, तो अगर अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया जिसका नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक प्रोटॉन के चार्ज को ले डूबेगा, है ना। और अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही एग्जिस्ट करते हैं, वो केवल चार्ज को नहीं ले डूबेगा, इलेक्ट्रॉन को भी ले डूबेगा, इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाएगा अंदर जाके। और वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? न्यूट्रॉन बनाएंगे। भाई प्लस और माइनस मिलके जीरो चार्ज वाला पार्टिकल बनाएगा। जीरो वाला क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा किसी की कोई जगह नहीं है, वो जाएगा तो बदल जाएगा। बात क्लियर है? न्यूट्रॉन बन जाएगा। और जब न्यूट्रॉन बनता है तो साथ में देखो यार, इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई स्पिन था भाई, जब वो ऑर्बिट में घूम रहा था तो या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन था, उसका स्पिन लेके कौन निकला? तो फिर से एक पार्टिकल न्यूट्रिनो यहां बनाया जाएगा। क्लियर है भाई? तो बताओ यहां जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला है तो जेड काउंट में क्या फर्क पड़ा होगा? यार जेड मतलब प्रोटॉन काउंट, तो जेड एक से कम हो गया कि नहीं? न्यूक्लियॉन मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिला के जितने थे उतने ही हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में बदले हैं। क्या जनता से ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात ऐसे ही तुम समझ सकते हो यार, प्रोटॉन का काउंट 1 होता है और न्यूट्रॉन का भी काउंट 1 होता है। ए काउंट 1 होता है, इसका जेड काउंट 1 होता है, इसका जेड काउंट नहीं होता है। तो यार प्रोटॉन गया तो जेड काउंट 1 कम हो गया और ए काउंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। बात क्लियर है भाई? अगला क्या है? क्या नोट करते जा रहे हैं या फिर चैन से बैठे हैं? बीच बीच में समय निकाल के नोट भी करना है यार। मोबाइल का जमाना है यार। गामा डिके वो चंदे वाली चीज है। मैंने क्या बताया था कि पूरे न्यूक्लियस में से सारे न्यूक्लियॉन का थोड़ा थोड़ा मास मिलके एनर्जी में बदल जाना, यानी न्यूक्लियस से एनर्जी निकलना, सीधे एनर्जी। यानी अगर हम देखेंगे जितने न्यूक्लियॉन पहले थे अब भी न्यूक्लियॉन उतने ही हैं, लेकिन थोड़ा दुबले हो गए हैं, ऐसा समझ लो यार। नहीं, थोड़ा दुबले हो गए हैं। क्यों? उन्होंने अपने अंदर की थोड़ी सी एनर्जी निकाल दी है। थोड़ा हल्के भी हो गए होंगे, क्योंकि हल्के मतलब दुबले हल्के एक ही बात हो गई यार। वो मास किस फॉर्म में निकला है? एनर्जी के फॉर्म में। अच्छा, न्यूक्लियस से जब एनर्जी निकलती है तो वो हल्की फुल्की एनर्जी नहीं होती यार, वो एनर्जी सीधे सीधे गामा रेडिएशन होता है। और सबसे एनर्जेटिक, मोस्ट एनर्जेटिक रेडिएशन नेचर में जो एग्जिस्ट करता है वो क्या है? गामा रेडिएशन। सबसे एनर्जेटिक रेडिएशन बाहर निकलता है। तो क्या ये एनर्जी निकली है, ये कोई पार्टिकल है क्या? तो यार गामा रे एनर्जी ही है, ये कोई पार्टिकल। और जब पार्टिकल नहीं है, कोई न्यूक्लियॉन प्रोटॉन की काउंटिंग में फर्क नहीं पड़ा है, तो जेड में कोई अंतर नहीं पड़ेगा और ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बनी बात है यार, ये बस इतना तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वो एनर्जी है, ये चंदा करके एनर्जी निकाली गई है ना। नो इफेक्ट इन जेड एंड ए। ये बातें यार बिल्कुल तुम्हें मैथमेटिकली समझ में आना चाहिए कि हाँ ऐसा होना चाहिए, इसमें कुछ याद रखने जैसा है ही नहीं। सबके कारण है यार, प्रोटॉन जहां कम हुआ है वहां जेड कम हुआ है, जहां प्रोटॉन बढ़ा है वहां जेड बढ़ा है, और जहां गुच्छा ही निकल गया है वहां जेड भी घटा है और ए भी घटा है। क्या ये पूरा सिंपल सा मैथ सबको समझ में आ रहा है?
कोई दिक्कत है किसी स्टेप में? और आगे बढ़ें। तो यार मैकेनिक्स में एक थ्योरी है, प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ऑब्वियसली यार इसकी बात हम लोग मैकेनिक्स में करेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लेकिन रह रहे के मॉडर्न फिजिक्स में कभी ना कभी इसके क्वेश्चन आ ही रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स जब मैं कह रहा हूं तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी और इस टॉपिक में भी इसको लेके एक आध क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। कब आएंगे? जब एक बड़ा एटम या न्यूक्लियस उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। तो यहां टुकड़े नहीं होते हैं, जैसे मैंने कहा कि हमारा यूरेनियम था 235 का, एक 4 वाला टुकड़ा अलग निकल गया, 231 वाला। तो आमतौर पे जब ये निकलता है तो बहुत स्पीड के साथ निकलता है ना यार, ये बहुत स्पीड के साथ निकलता है। अगर एक बंदूक यहां रखी हो और उसका ट्रिगर कोई ऐसे कंट्रोल करके, सोचा यार उसमें कुछ रिमोट कंट्रोल वाला ट्रिगर है, मैंने रिमोट कंट्रोल से उसका ट्रिगर दबा दिया, अंदर कुछ मैकेनिज्म मैंने बना रखी है, तो गोली आगे निकलेगी, बंदूक पीछे जाएगी। ये पक्की बात है यार, बंदूक कितनी भी भारी ना हो, गोली अगर आगे निकली है तो बंदूक पीछे जाएगी ही। तो अल्फा पार्टिकल अगर बहुत स्पीड से आगे लॉन्च हुआ है तो बचा हुआ टुकड़ा पीछे जाएगा, है ना, ये पक्की बात है। अगर बीटा पार्टिकल भी बाहर निकले ना तो भी इसको कुछ ना कुछ मोशन पीछे मिलेगा। तो यहीं पर एक फ्री पार्टिकल के दो टुकड़े हुए हैं तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। तो आमतौर पे शुरू में मोमेंटम क्या था? 0 नहीं था, रेस्ट पे था ना। फिर एक के अंदर राइट मोमेंटम आया तो दूसरे के अंदर लेफ्ट मोमेंटम आया, इनका सम मिला के क्या होगा? 0। तो उससे निकल के आएगा m1 v1 बराबर क्या? m2 v2। तुम्हें ये समझना है यार, ये तो अगली लाइन तुम्हें समझ में आ ही जाएगी। यानी इसी एग्जांपल में बताओ इसका मास क्या था? 4 mp और v गिवन था, इसका m2 बोल देता हूं और पूछा जाएगा इसका v2 कितना है ना। तो बताओ इसका मास कितना है? 231 mp। यार प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम ही मान लिया जाता है इस सिचुएशन में। तो v2 का आंसर कितना आ गया? 4v/231। मैंने एक एग्जांपल दिया, सबसे फेमस यही है, कोई दूसरा भी आ सकता है। क्या जनता समझ पा रही? तो अब यार इसमें से सारे ही क्वेश्चन करके आना है अगली क्लास में। क्या रेडियो एक्टिविटी, अच्छा रेडियो एक्टिविटी सिलेबस से हटा दिया गया पिछले साल। ओके, तो मैंने भी हटा रखा, इसका मतलब मॉडर्न खत्म, इसका तो यही मतलब हुआ ना यार। हाँ यही मतलब हुआ, रेडियो एक्टिविटी पिछले साल हटा दिया गया था। तो जब तक नया सिलेबस रिलीज नहीं होता तब तक के लिए रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ेंगे। पता चले पढ़ लें और बाद में हटे तो बड़ा पछतावा होगा यार, मेरे पढ़ाने का और तुम्हें पढ़ने का भी। क्यों दिमाग में ऐसी बातें बिठाएं। रेडियो एक्टिविटी नहीं है यार, फिलहाल नहीं है। अगर होगा और सिलेबस में आ गया तो फिर लास्ट वाले में पढ़ा दिया जाएगा, पहले पढ़ा दिया जाएगा। तो मॉडर्न फिजिक्स ऑफिशियली आज खत्म है। तुम्हें इसके सारे क्वेश्चन